मैं आपका स्वागत करता हूं इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ CIM सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब जैसा आपको पता है बेस्ट ऑफ ऑल, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशन एंड एक्यूप्रेशर, इन सारे पद्धतियों को मिला के इसका बेस्ट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पेशेंट सेंट्रिक इलाज। आपने इससे पहले के 3 क्लासेस में देखा किस तरह से जो लाइफस्टाइल इलनेस है, बड़े से बड़े दिखने वाले लाइफस्टाइल इलनेस को एविडेंस बेस्ड तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से, सेफेस्ट तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो यही मकसद आज का भी है कि एविडेंस बेस्ड तरीके से सेफेस्ट हो, फास्टेस्ट हो, कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम को हम टारगेट कर पाएँ, एक ही तीर से कई निशाने लगा पाएं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिकल भी हो। और इस बार हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज की। पिछले 3 क्लासेस में हमने समझा और एक बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने समझा कि किस प्रकार से किसी भी तरह के लाइफस्टाइल इलनेस को आसानी से एविडेंस बेस्ड तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने ये समझा कि दवाइयाँ किस तरह से आपको नुकसान करती हैं। दवाइयाँ एक प्रॉमिस करती है कि आपको ठीक कर देगी, लेकिन कभी ठीक नहीं कर सकती। वो आपने अलग अलग उदाहरण देखे, बट दैट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। लेकिन अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। बीमारियाँ 2 तरह से होती हैं, एक तो लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक किडनी फेलियर, ये सारी चीज़ का आती हैं टुवर्ड्स द लाइफस्टाइल डिजीज, जिसका आपने हल लास्ट टाइम देखा। लेकिन अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब वो बीमारियाँ जो किसी न किसी कीटाणु से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके बॉडी में आ गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकता है, वॉर्म हो सकता है। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है जो अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाए, माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाए। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी है वो अपनी नेकेड आई से भी दिख सकता है, कई बार 1-2 सेंटीमीटर के भी होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंगी, इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में भी रहते हैं, हमारे स्किन में भी रहते हैं, और एक फ्रेंडली एक बैलेंस बना रहता है, एक होमोस्टेसिस बना रहता है, एक फ्रेंडली एक इकोसिस्टम बना रहता है। ना तो वो हमें तंग करते हैं, ना हम उनको तंग करते हैं, बट दे कैन बी फ्रेंडली एंड समटाइम यूजफुल ऑल्सो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में अगर ये सवाल है कि इन्फेक्शियस डिजीज पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए मेरी जो एक्सपोजर है या क्वालिफिकेशन है वो सब क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ माई एक्सपर्टीज ऑन इन्फेक्शियस डिजीज। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि मेरे काम क्या कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। जब हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं जो हमारे रीसेंट मेमोरी में है, दैट इज द कोरोना, राइट। कोरोना जो आपने देखा पिछले 3-4 साल में जो देखा, वो शायद ही आपने अपने जीवन काल में कभी देखा हो, या शायद ही किसी ने अपने जीवन काल में कभी देखा हो। तो इस दौरान के जो मेरी उपलब्धियां हैं उनमें से एक उपलब्धि कि जो प्रोटोकॉल मैंने तैयार किया, जो प्रोटोकॉल मैंने इन्वेंट किया, तो उस प्रोटोकॉल को जगह दी गई। द टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक CRC प्रेस, जो कि यूके का या यूरोप का सबसे बड़ा प्रेस है, उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर जो टेक्निक्स हमने यूज़ किया, जो टेक्निक्स मैंने बनाया उस पर डाला, राइट। तो ये किताब ऑनलाइन में मिलती है, आपको लेने की जरूरत नहीं। इसमें जो मेरा चैप्टर वो एनीवे वो भी इसमें आएगा, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। इसके अलावा ये जो मेरे टेक्निक्स हैं फॉर कोविड, इस टेक्निक को आयुष मंत्रालय ने इस पर ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उन्होंने इसको पाया सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टू क्योर कोविड। उन्होंने लिखित में ऑब्जर्वेशन स्टडी के रिजल्ट मुझे दिए। ये दूसरी उपलब्धि। तीसरा है HIV एड्स पे मैंने बहुत काम किया। HIV एड्स पे मेरी किताब है, HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाइफ 21st सेंचुरी। ये किताब भारत में डायमंड पॉकेट बुक ने पब्लिश किया, और इसके अलावा ये किताब स्कॉलर्स प्रेस ने पब्लिश किया जर्मनी के, जो कि एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है। और आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा वेबसाइट होगा, बुक स्टोर होगा ऑनलाइन, जहाँ पे ये किताब को नहीं मिलेगी। बल्कि HIV एड्स पे मेरा रिसर्च आर्टिकल छपा है जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, जो हिलरिस पब्लिकेशन, जो कि बेल्जियम का पब्लिकेशन है, रिसर्च पेपर जहाँ छपते हैं, तो उसमें इस पर मैंने काम किया है। लगभग 1000 ऐसे पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे HIV एड्स की दवाइयाँ लेते थे, लेकिन अब वो दवा मुक्त हो गए, सिम्टम मुक्त हो गए, पूरी तरह से फ्री है उस ट्रैप से। तो ये एक उपलब्धि बोल सकते हैं आप। ये जो सो कॉल्ड कोविड पैंडेमिक, इस दौरान मेरा देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर था, हालांकि हम उसे फ्लू सेंटर बुलाते हैं या बुलाते थे, और इस कोविड सेंटर में, फ्लू सेंटर में 1100 बेड्स थे और 60,000 पेशेंट्स को हमने ठीक किया विद 0 मोर्टलिटी, 0 डेथ। ना तो एक पैसा लिया, ना कोई किसी को दवाई दी, ना ही कोई मरा, ना ही कोई साइड इफेक्ट हुआ। वो सारे डेटा मेरे पास आज भी हैं, वो लोग आज भी जिंदा हैं। और इसके अलावा जिसे मैं थोड़ा उपलब्धि मानूंगा वो है जब 2020 में सिर्फ ऐलान हुआ था कि कोई वैक्सीन आएगा कोविड को ठीक करने के लिए, ऐसा कुछ ऐलान हुआ था, तभी मैंने आपको बता दिया था मेरे बुक्स के माध्यम से और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, ये वैक्सीन के नाम पे आपको मारने की, बहुत बीमार करने की प्लानिंग है, कभी गलती से ये वैक्सीन मत लगाइए। और आज आपने देखा वैक्सीन कंपनी ने खुद ही कबूल कर लिया कि वो वैक्सीन से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट ये सब हो सकता है या हो रहा है, जो कि आपकी आंखों के सामने आपने सच देखा। इन्फेक्शियस डिजीज पे मैंने टोटल 8 किताबें लिखी हैं, चाहे वो डेल्टा वेव का किताब या दूसरी लहर की किताब हो, या HIV के ऊपर हो, या ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड उनके ऊपर हो, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो या फंगल डिजीज हो या फिर वो वायरल डिजीज हो। तो ये सारे मेरे काम हैं जो मैंने इन्फेक्शियस डिजीज पे किया। अभी हमारे हिम्स ग्रुप हॉस्पिटल में 20 हॉस्पिटल हैं टोटल पूरे भारत में, भारत के बाहर भी नेपाल में हॉस्पिटल खुला है, मलेशिया में हॉस्पिटल खुला है। यहाँ भी जो इन्फेक्शियस डिजीज के प्रोटोकॉल्स हैं वो वही प्रोटोकॉल है जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने डेवलप किया है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में दिस व्हाट आई हैव बीन वर्किंग। तो शुरू करते हैं जर्नी टुवर्ड्स इन्फेक्शियस डिजीज। 2 तरह की बीमारियाँ ब्रॉडली जो डिफाइन की जाती है, एक तो लाइफस्टाइल डिजीज जिसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में देखा, और एक इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको समझेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा। हमारा मकसद बहुत ही
क्लियर है। एक ऐसी पद्धति जो सेफेस्ट हो, फास्टेस्ट हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, सबूतों के आधार पे हो, और एक तीर से कई निशाने लगे। ऐसा नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस कोई अलग प्रोटोकॉल, टाइफाइड कोई अलग प्रोटोकॉल, बिल्कुल आसान हो समझने में और बहुत ही सस्ता हो, इतना सस्ता कि कोई भी इंसान इसे अपना सके। तो इन्हीं क्राइटेरिया पे मेरे ख्याल से किसी भी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ट करेंगे जब इस पैमाने में वो खरा उतरेगा। तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। इसमें आपको समझना होगा कि लाइफस्टाइल डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज में देयर इज अ क्लोज कनेक्शन, वन कैन लीड टू द अदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं लो इम्यूनिटी, कैसे लाइफस्टाइल डिजीज मानेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज मानेंगे? लो इम्यूनिटी इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन। तो लाइफस्टाइल कंडीशन लो इम्यूनिटी होगी तो उनको ज्यादा वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज या फंगल डिजीज ज्यादा होगा, यानी कि इम्यूनिटी की, बॉडी की इम्यूनिटी की फाइट करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो बहुत सारे वायरस अटैक करेंगे, वो लड़ नहीं पाएगा, तो बीमार पड़ जाएगा। तो यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज कैन लीड टू इन्फेक्शियस डिजीज। फॉर एग्जांपल, एक क्लियर कट एग्जांपल लेता हूं डायबिटीज का। अगर मैं आपसे पूछता हूं डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है या फिर वो इन्फेक्शियस डिजीज है, आप बोलेंगे भाई ये तो लाइफस्टाइल कंडीशन है। लेकिन डायबिटीज की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, क्योंकि यूरिन से जब ज़्यादा शुगर पास होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं, बैक्टीरियल एजेंट इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे आपको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, आपको खुजली होती है, घाव हो जाता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है और उसके अलावा ब्लड निकलता है पेशाब से। तो इस कंडीशन को, यूटीआई को क्या कहेंगे? क्लियर कट यूटीआई इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। लेकिन हुआ कैसे लाइफस्टाइल डिजीज से? यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज कैन लीड टू इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं, मतलब कीटाणु, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर घुस के आपको बीमार करते हैं, दैट इज सिंपल डेफिनेशन इन्फेक्शियस डिजीज। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में घुस के आपके बॉडी को अटैक करके आपको बीमार करते हैं किसी रूप में, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसी कैटेगरी में आएगा बहुत सारे और इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कुत्ते के काटने से आपको रेबीज वायरस उसने काट के भेज दिया, या मच्छर ने काट के आपको डेंगू का वायरस आपके बॉडी में भेज दिया, या ठीक इसी तरह से स्नेक बाइट, स्नेक के काटने से उसने विनोम जहर बॉडी में भेज दिया, या ठीक इसी तरह से अगर हम बोलें कील, एक कील ले लेते हैं और वो अगर रस्टी कील अगर आपके पैर में चुभ जाता है तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डाल दिया, तो आपके बॉडी में कोई भी इस तरह का एजेंट आ जाए और वो अगर आपकी इम्यूनिटी उसे लड़के भगा ना पाए, तो इसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये कनेक्शन है बिटवीन इन्फेक्शियस डिजीज एंड लाइफस्टाइल डिजीज। अब इसको जरा समझ लें कि क्या इन्फेक्शियस डिजीज कैन लीड टू लाइफस्टाइल डिजीज। एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एच पिलोरी बैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया जो अधिक मात्रा में अगर स्टमक में हो जाए तो उससे अल्सर हो सकता है, उससे कैंसर हो जाता है। अब बताइए, कैंसर जो है लाइफस्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आएगा या इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आएगा? लाइफस्टाइल डिजीज। दिस मींस बैक्टीरिया कैन कॉज कैंसर एंड ऑल्सो ये जो एच पिलोरी बैक्टीरिया है, इसकी तादाद अगर कम हो जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में बॉडी में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी तादाद कम हो जाती है तो इससे भी कई सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें अस्थमा हो सकता है, सीलिएक डिजीज होता है, कॉर्न डिजीज हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज हो सकता है, कई तरह की एलर्जी आ सकती है। ये सारे इन्फेक्शियस लाइफस्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। तो यानी कि आपके बॉडी में इस बैक्टीरिया का एक संतुलन में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। संतुलन बिगड़ा, यानी कि जरूरत से ज्यादा हो गया तो भी आप बीमार पड़ेंगे, ये जरूरत से कम हो गया तो भी आप बीमार पड़ेंगे। यानी कि एक बैक्टीरिया जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट है, दैट कैन लीड टू सर्टेन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इलनेस, अगर जैसे कैंसर, अगर वो उसकी तादाद बढ़ जाए और अगर कम हो जाए तो सर्टेन अदर टाइप ऑफ लाइफस्टाइल इलनेस, फॉर एग्जांपल अस्थमा और एलर्जी और जीआरडी दोनों हो सकते हैं। यानी कि आपके बॉडी में एक संतुलन होना चाहिए हर तरह के वायरस बैक्टीरिया का। वो संतुलन जब बिगड़ता है तो ही आप बीमार पड़ते हैं। तो समझने की बात यह है कि एक देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द टू, वन कैन लीड टू द अदर। एक दूसरे के साथ वो चलते रहते हैं। तो क्लियर कट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि ये रहा लाइफस्टाइल डिजीज, ये रहा इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन अगर ट्रिगर वो इन्फेक्शियस एजेंट से हुआ है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में इनिशियली आ जाएगा, बट दैट कैन लीड टू लाइफस्टाइल डिजीज। अगर ट्रिगर हुआ आपके लाइफस्टाइल के गड़बड़ होने की वजह से तो लाइफस्टाइल डिजीज से शुरू हुआ, लेकिन साथ में उसमें ट्रैप में आ गया इन्फेक्शियस डिजीज। दोनों चीजें साथ साथ भी चल सकती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, दीज आर कनेक्टेड। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सारे बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये आपके एनवायरनमेंट में है और आपके बॉडी के स्किन में है, आपके स्टमक के अंदर है। आपका स्टमक के अंदर करीब 1-1.5 kg अगर देखें तो इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके बॉडी में सिर्फ रहता ही नहीं है, वो आपके बॉडी में आपके डाइजेशन के लिए, आगे इसी क्लास में बताऊंगा, ये अगले क्लास में आएगा एक्चुअली, आपके बॉडी के डाइजेशन के लिए, आपके बॉडी के हार्मोनल बैलेंस के लिए ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो सिर्फ न केवल आपके बॉडी में रहते हैं बल्कि आपके बॉडी के केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनको भी वो कंट्रोल करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। तो यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका रोल है आपके जीवन में आपके जिंदा रहने के लिए। इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार आपका जो कॉलोनी है, आपकी जो सोसाइटी है जहां आप रहते हैं, वहां सिर्फ आप ही नहीं रहते, आपके अलावा गली के कुत्ते भी रहते हैं। और गली के कुत्ते जब वहां पे रहते हैं तो वो सिर्फ रहते नहीं है, जाने अनजाने वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो चोरों से आपको बचाते हैं, एक सेफ गार्ड करते हैं आपको, वो कई तरह के खतरनाक सांपों से आपको बचाते हैं, बंदर वगैरह अटैक करें तो उससे आपको बचाते हैं, और चूहे उसको भी आने नहीं देते। तो वो कुत्ते भी आपके इकोसिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन फर्ज कीजिए कि किसी रात आप अपने घर जा रहे हैं और अंधेरा है और अचानक अनजाने में आपका पैर कुत्ते के पूंछ के ऊपर पड़ गया जहां से आप जा रहे थे। अब कुत्ता एकदम से चौंक के आपको काटेगा, ऑल्दो इट वाज अनइंटेंशनल। और क्योंकि कुत्ते ने काटा तो क्या आप ये अज्यूम कर लेंगे कुत्ते तो काटते हैं, ऐसा करो सोसाइटी के सारे कुत्तों को मार डालो? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वो जो ह्यूमन एंड डॉग इंटरेक्शन है, कई बार वो कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन दुनिया के सारे कुत्ते बिल्कुल बेकार है इंसानियत के लिए। एक बैलेंस मेंटेन होता है, लेकिन कई बार वो बैलेंस किसी न किसी कारण से बिगड़ जाता है। डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि अगर इम्यूनिटी लो हो गई तो किसी न किसी बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी और बैक्टीरिया की तादाद बहुत कम हो जाएगी, एंड दैट इंबैलेंस विल रिजल्ट इन
डिजीज। तो यहाँ पे वो संतुलन बनाए रखना, वो बैलेंस बनाए रखना, दैट इज द मेजर थिंग जो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको जो इन्फेक्शियस डिजीज का जो पूरा खेल है उसको समझने के लिए दो बातों का आपको समझना पड़ेगा। एक बात जो मेडिकल साइंस बोलता है और एक बात जो मेडिकल इंडस्ट्री बोलता है। क्या करना है ये समझना जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, तब तक आप हेल्दी नहीं रह सकते, आप किसी न किसी ट्रैप में रहेंगे। इसको समझाने के लिए मान लो वही तराजू का मैं इस्तेमाल एक बार फिर करता हूं। तराजू के दो पल रहे हैं, एक तरफ तो मैंने पहले भी बताया था अपने लेक्चर में मेडिकल साइंस है, दूसरा पल रहा है मेडिकल इंडस्ट्री। हमें मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री में फर्क करना नहीं आता। जो भी हम अखबार में पढ़ते हैं, जो भी हम टेलीविजन में देखते हैं, उसी को मेडिकल साइंस मानते हैं। याद रखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो मीडिया में दिखाई जाती है, मेडिकल साइंस जो है वो जर्नल्स में दबे रहते हैं और जर्नल्स तक आप पहुंचेंगे नहीं कभी। ये मेडिकल इंडस्ट्री को पता है आपका जो विंडो टू द वर्ल्ड है दैट इज ओनली द टेलीविजन स्क्रीन। और टेलीविजन स्क्रीन में जो भी आता है, चाहे वो कोई न्यूज ही आता क्यों ना हो, चाहे कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, दैट इज ऑल स्पॉन्सर्ड। पैसा खिला के आप आज की तारीख में कुछ भी टेलीविजन स्क्रीन में डाल सकते हैं, अखबार में डाल सकते हैं। तो दैट इज द रोल ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री मतलब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वो वही चाहेगा जिससे उसका प्रॉफिट हो। जरा सोचिए मेडिकल इंडस्ट्री का प्रॉफिट कब होगा? जब आप हेल्दी रहेंगे तब होगा, या जब आप बीमार रहेंगे तब होगा? आंसर बड़ा क्लियर है, जब आप बीमार रहेंगे तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। तो मेडिकल इंडस्ट्री आपके दिमाग में इन्फेक्शियस डिजीज या फॉर दैट मैटर किसी बीमारी के बारे में जो इंप्रेशन डालता है थ्रू मीडिया, राइट, वो इंप्रेशन डालता है जिस इंप्रेशन को देख के आपके कुछ ऐसे एक्शंस हो जाए ताकि आप बीमार पड़े रहें, जिंदा तो रहें लेकिन बीमारी की हालत में रहें। एक डेड बॉडी के साथ कोई व्यापार नहीं हो सकता, ना ही हेल्दी बॉडी के साथ व्यापार हो सकता है। व्यापार हो सकता है बीमार रहते हुए जिंदा रहना, राइट। तो यही काम है मेडिकल इंडस्ट्री का, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोनों पलरे को समझेंगे नहीं तब तक आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं साथ साथ दोनों पलरे को लेता हुआ चलूंगा ताकि इन्फेक्शियस डिजीज का जो बड़ा इंटरेस्टिंग दुनिया है या ये वायरस बैक्टीरिया का दुनिया है उसको बड़े सिंपल तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पाएं। इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए चलो चलते हैं 2020 में। मैं कुछ चीज़ों को आपको याद दिलाना चाहता हूं। जरा इधर देखिए 2020 में क्या इन चीज़ों से फेमिलियर है? क्या आपने अपने कॉलोनी में, किसी पड़ोसी के घर में या अपने घर के बाहर ऐसा कुछ देखा था या देखा है? देखिए कभी आपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि आपके घर के बाहर ऐसा कुछ लग जाएगा, खतरा, यहाँ आना मना है, यहाँ इज रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ 4 लोग रहते हैं, वो मरने वाले हैं और आप भी मरने वाले हैं। और कभी हमने इमेजिन नहीं किया, लेकिन ये आपने अपने कॉलोनी में अपने पड़ोसियों के दोस्तों घर में लगाने दिया, अपने घर के बाहर भी लगाने दिया, आप बिल्कुल लाचार होकर रह गए। और यही नहीं, इसके अलावा जगह 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 नो मास्क नो एंट्री, ये वाले पोस्टर तो आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जबकि 2020 से पहले कभी भी आपने रेयरली कभी इस तरह की चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। एक्सेप्शन 2009 की बात है, वो मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो ये जो है इसके पीछे का खेल आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक ना तो इन्फेक्शियस डिजीज की दुनिया समझ सकते हैं, ना ही आप ये समझ पाएंगे कि इसमें हमें करना क्या है। तो पहले तो इस खेल को थोड़ा समझ लें, इस खेल की शुरुआत कहाँ कैसे हुई थी, ये जो खेल है उसको थोड़ा समझ लें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए मुझे आपको समझाने के लिए ले चलता हूँ मैं आपके मेमोरी को। याद कीजिए जनवरी का महीना, याद कीजिए 2020 जनवरी, नया साल शुरू हुआ था, जनवरी का महीना शुरू हुआ था। आप सब टेलीविजन की स्क्रीन में बैठे हैं और तब जो आपने भयानक सीन देखा टेलीविजन, अपने टेलीविजन में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने ये देखा कि किस तरह से एक वुहान शहर, जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना, एक शहर में जहाँ पे कोई भूत आ गया है और भूत आने के बाद वहाँ की अथॉरिटीज़, उन्होंने भी भूत की तरह कोई किट सा पहना हुआ है, रेनकोट सा पहना हुआ है और लोगों को जबरदस्ती उठा के घर से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या उनको कैद कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्वारंटाइन वर्ड भी शायद आपने पहली बार सुना हो अपने जीवन में। और ये सब हो रहा है, एक भयानक पिक्चर ऐसा लग रहा है था उस वक्त कि शायद हम कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं, जिस तरह से डरावनी मूवी आती है, तो उसी तरह की कोई फिल्म देख रहे हैं। एक बात याद रखिए कि ये जो चाइना है, चाइना दुनिया में ऐसा इकलौता देश है, 1-2 देश और भी हैं इस तरह के, नॉर्थ कोरिया वगैरह, जहाँ पे ना तो गूगल अलाउड है, ना फेसबुक अलाउड है, ना व्हाट्सएप अलाउड है, और ना ही उनके रिसर्च पेपर इंग्लिश में आते हैं, वो चाइनीज में आते हैं। यानी कि चाइना के अंदर क्या चल रहा है वो दुनिया में किसी को नहीं पता। लेकिन वही चाइना जो सब कुछ छुपा के रखता है, अचानक वो फीड करता है आपके टेलीविजन स्क्रीन में। देखो वुहान में किस तरह से कोई भूत आ गया। वो टाइम था तब भूत का नाम भी ऐलान नहीं किया, कोई मिस्टीरियस निमोनिया नाम से बुलाने लगे और नामकरण भी नहीं हुआ था। ऐसा दिखाने लगे कि अचानक एकाएक कुछ ब्रेक थ्रू हो गया, ब्रेकआउट हो गया और अचानक लोग मरने लगे, लोग एक दूसरे को छूने से डरने लगे। ऐसा कोई वीडियो बार बार आपको फीड किया गया, दिन रात। याद कीजिए जब भी टीवी खोलेंगे ये आता है, अखबार खोलेंगे तो फ्रंट पेज में आता था उस वक्त। तो ये उस वक्त का समय जो आपने देखा, तो उससे एक मेंटल पिक्चर बन गई कि ऐसा कुछ हो सकता है, दिस इज रियली पॉसिबल। तो यानी कि आपके दिमाग में बिठाया जा रहा था कि ये सब चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो वीडियोस दिखाए जा रहे थे। लेकिन उसके ठीक विपरीत कुछ 3-4 महीने में, टू बी वेरी प्रिसाइज अगस्त महीने में, उसी वुहान शहर का ये सीन जो आप देख रहे हैं, जहां पे लाखों लोग वुहान में म्यूजिकल कंसर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है। ये वाला सीन शायद आप में से बहुत कम लोगों ने देखा, ये टीवी में नहीं दिखाया गया, लेकिन ये भी एक सच है। और वहां पे ऐलान कर दिया कि अब हम बिल्कुल आजाद हो गए कोरोना से, कोई कोरोना हमारे शहर में और हमारे देश में नहीं है। ये जादुई तरीके से ये कोरोना आया कहां से और जादुई तरीके से ये गया कहां पे और कैसे गया, ये आज तक किसी ने न पूछा ना किसी ने बताया, राइट। तो इस तरह से एक तरह का एक नाटक करके, एक
ड्रामा दुनिया के सामने पेश किया और ड्रामा के बाद वो ड्रामा को क्लोज कर दिया और दिखा दिया कि हम तो आज़ाद हो गए बिकॉज हमने क्वारंटाइन किया, लोगों को घर में कैद कर दिया और जिसकी वजह से वी गॉट फ्री, राइट। तो ये सारा सीन उस वक्त चल रहा था। उस वक्त की मेमोरी में आपको ले जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप वो पूरे खेल को समझेंगे तो आप देखेंगे उसी से सारी कड़ी निकलेगी, चाहे HIV की कड़ी है, चाहे पोलियो की कड़ी है, चाहे डेंगू की कड़ी है, चाहे H1N1 की है, चाहे मंकी पॉक्स है, या फिर चाहे डिजीज X है। डिजीज X पे हम आएंगे और डिजीज X पे आने से पहले कई सारे पायदान आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, आई एम रिपीटिंग, ना केवल ये जानना जरूरी है कि आपको करना है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेडिकल साइंस एंड मेडिकल इंडस्ट्री, तब तक आप अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। क्योंकि भ्रमित होकर मेडिकल इंडस्ट्री वाली बात को आप सच मान लें, जैसा आपने माना भी और आपने वैक्सीन लगा लिए, वो तब बोला कि आप सोचिए, याद कीजिए, जितनी बार आप किसी को फोन करते तो रिंगटोन आता है, अपनी बारी आने पे जरूर लगाएं, अफवाहों पे विश्वास ना करें। उस वक्त सिर्फ हमारा ग्रुप था, नाइस ग्रुप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेटवर्क इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जिन्होंने पूरे देश में क्लियरली मैसेज दिया कि देखिए ये जो है, इट इज नॉट अ वैक्सीन, इट इज अ टूल टू किल यू, राइट, वेरी क्लियर। उस पर हम आएंगे विद ऑल द एविडेंसेस। तो आगे बढ़ते हैं कि ये सारे खेल शुरू होने से पहले एक जगह जहां पे आपकी नजर पड़नी चाहिए थी लेकिन पड़ी नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए। ये WHO का स्लाइड है और WHO की वेबसाइट से मैंने लिया है, जहां पे उन्होंने रिपोर्ट किया 3 जनवरी को किया, 31 दिसंबर 2019 को पहली बार रिपोर्ट किया, फिर 3 जनवरी को दूसरी बार रिपोर्ट किया। 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने रिपोर्ट किया कि वुहान से खबर आई है, ध्यान सुनिए, कि 44 लोगों में मिस्टीरियस निमोनिया पाया गया है। मिस्टीरियस निमोनिया, इस वर्ड के अंदर सारा खेल छुपा है, इस वर्ड को समझिए। निमोनिया वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, लेकिन मिस्टीरियस वर्ड भी नया नहीं होगा, लेकिन मिस्टीरियस निमोनिया ये कौन सी बीमारी है, ये नया होगा। मतलब बोलने का था उनका कि इस तरह का निमोनिया जो अजीबोगरीब निमोनिया है, लेकिन अजीबोगरीब का डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चला ये निमोनिया नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, मिस्टीरियस है या नहीं है, ये कैसे पता चला, ये अगर जानकारी आपको लेनी होगी तो क्या करेंगे आप, ये जो क्लिकेबल आप देख रहे हैं, ये सब, राइट, ये लिंक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसको क्लिक किया, 2020 की बात कर रहा हूं, तो ये आगे नहीं खुला, इसके आगे के लिंक सारे मिसिंग है। मतलब ये कि सिर्फ आपको इतना बता दिया निमोनिया मिस्टीरियस है। याद रखिए, जिसको मेडिकल साइंस का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो उसको पता है कि निमोनिया मिस्टीरियस कभी नहीं हो सकता। मिस्टीरियस कैसे नहीं हो सकता, इसको आप समझिए जरा, 2-3 मिनट बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मिस्टीरियस निमोनिया कैसे हो सकता है। समझिए इस बात को। पहली बात तो निमोनिया कैसे समझिए, आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, कई छोटे छोटे घाव हो जाना, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ आएगी, साथ में आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है, साथ में आपको कफ आने लगेगा जब सांस ठीक से नहीं आएगा, और उसके बाद फीवर आने लगेगा, कफ में जब थोड़ा इन्फेक्शन बन जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसे आप बोल सकते हैं निमोनिया। याद रखिए, निमोनिया हर साल लाखों लोगों को होता आया है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। लेकिन निमोनिया के अंदर मिस्टीरियस घुसा दिया, ये एक नई बात है। तो मिस्टीरियस घुसाने का उनका मतलब है कि निमोनिया होने की वजह नहीं पता चल रही है। इस बात को समझाने के लिए कि निमोनिया होने की वजह पता चल नहीं सकती किसी को, मैं छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थोड़ी देर पहले कि हमारे बॉडी में हर तरह के वायरस बैक्टीरिया हैं। वो हेपेटाइटिस का वायरस भी है और इन्फ्लुएंजा का वायरस भी है, एच पिलोरी बैक्टीरिया भी है। हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हमारे बॉडी में रहते ही हैं, राइट। लेकिन जब उनकी संख्या या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए तो ही ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया भी बॉडी में रहते हैं, मलेरिया के इन्फेक्शन भी बॉडी में रहती है। ये सारे एक लिमिट में रहते हैं बॉडी में, इसीलिए उनके रहते हुए आपको कोई खतरा नहीं होता। जब वो लिमिट से अधिक हो जाए या बहुत कम हो जाए तो खतरा आता है। इसको इस बात से समझिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। अब देखिए, अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं, ये केले को मैंने, ये मेरे पास केले के टुकड़े हैं, इनको काटने के लिए ये 4 मेरे पास नाइफ हैं। ये 4 नाइफ मैंने यूज़ किए, अगर आप देख पा रहे हैं, रंग बिरंगे, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, राइट, और पिंक कलर का। ये 4 अलग अलग नाइफ मैंने यूज़ किए। 4 में से कोई एक यूज़ किया एक्चुअली, 1 2 3 4, राइट। ये 4 नाइफ में से किसी एक को यूज़ किया मैंने इस केले को काटने के लिए। लेकिन जब मैं इसे काट रहा था तब आपने काटते हुए मुझे देखा नहीं, लेकिन अब आपके सामने मैंने पेश कर दिया और बताया, देखो ये केले के कितने टुकड़े हो गए। आप जरा देख के बताइए तो, इनमें से कौन से कलर वाले नाइफ को मैंने यूज़ किया होगा? क्या दुनिया में कोई इतने इन्फॉर्मेशन से ये निकाल सकता है कि इनमें से कौन से नाइफ से मैंने इसको काटा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये तो पता है कि इन 4 में से कोई ना कोई एक नाइफ यूज़ किया होगा, क्योंकि इस कमरे में और कोई नाइफ नहीं है। लेकिन इन 4 में से कौन सा वाला है, नोबडी नोस, राइट। वो पता चल भी नहीं सकता। वो तभी पता चल सकता है जब मैं काट रहा था उस वक्त, अगर अपनी आंखों से देखते तो आपको पता चल जाता है इनमें से कौन सा वाला नाइफ मैंने यूज़ किया। सारे नाइफ एक जैसे हैं, सब एक जैसे काटेंगे, राइट। अब ये एग्जाम्पल मैं क्यों दिखा रहा हूँ, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप समझिए जरा। जैसे इस वक्त मेरे बॉडी में अगर लंग्स के इन्फेक्शन को देखें, मुझे कोई ना तो सर्दी है ना जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, मेरा बॉडी टेम्परेचर भी ठीक है, तो आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी। इसके बावजूद भी इस वक्त अगर मैं मेरे नोज से कुछ सैंपल निकालते हैं, स्वैब निकालते हैं, या मुंह से स्वैब निकालते हैं, उसमें अगर टेस्ट करते हैं कि क्या इसमें ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, क्या मलेरिया के कीटाणु है, क्या H1N1 का वायरस है, क्या इसमें इन्फ्लुएंजा का वायरस है, क्या इसमें कोरोना का वायरस है, आप पाएंगे कि वो सारे वायरस आपको, या उनमें से काफ़ी सारे आपको मिल ही जाएंगे, राइट। लेकिन ठीक उसी तरह से यानी कि ये पॉसिबल है कि आपके बॉडी में हर तरह के वायरस होते हैं। जितने सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट ये बता सकता है कि कौन कौन से वायरस या बैक्टीरिया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, उतने सारे वायरस बैक्टीरिया में से कौन सा वाले ने आपको इन्फेक्शन दे दिया, कौन से वाले ने आपको निमोनिया दे दिया, ये उतना ही पता करना इम्पॉसिबल है जितना पता करना इम्पॉसिबल ये बात है कि इन 4 में से कौन से वाले नाइफ से मैंने काटा है।
जितने सारे टेस्ट इस दुनिया में हैं इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, वो सारे टेस्ट सिर्फ इतना बताते हैं कि टेस्ट से ये पता चला कि आपके बॉडी में H1N1 पाया गया, या H2N3 पाया गया, या उसमें जीका पाया गया, इबोला पाया गया, अगर तो पाया गया, राइट, या ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु पाए गए। लेकिन वो पाया जाना इटसेल्फ डज नॉट मीन कि उसी की वजह से आप बीमार पड़े हैं। जिस प्रकार मान लो एक पार्टी चल रही है, पार्टी में किसी की हत्या हो गई और हत्या होते हुए किसी ने देखा नहीं, ना कैमरा से रिकॉर्ड हुआ। अब कोई आएगा पुलिस और ये जानने की कोशिश करेगा कि इनमें से किसी ने हत्या की है, राइट, तो ये तो बता सकता है कि यहाँ पे 10 लोग थे, इन्हीं में से किसी ने की होगी, लेकिन बिना किसी सबूत के ये नहीं बता सकते कि इनमें से इसने किया कि उसने किया। लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लीजिए कि पुलिस वाले को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि अगर कोई लाल शर्ट वाला मिलेगा तो समझ लीजिए उसी ने हत्या की है, लाल शर्ट वाला। तो वो आएगा तो क्या देखेगा कि लाल शर्ट वाला कौन सा है, रैंडमली जो भी लाल शर्ट बाई चांस पहना होगा बोलेंगे भाई आप ही हत्यारे हो। ऐसा ही होता है मेडिकल इंडस्ट्री में। गौर कीजिए, मेडिकल इंडस्ट्री क्या करती है, हर साल डिसाइड करती है कि एक तरह का किट इस बार पूरे मार्केट में फैला दो। वो H1N1 का किट होगा, वो कभी डेंगू का किट होगा, कभी कोरोना का किट होगा, कभी मंकी पॉक्स का किट होगा। और जब भी कोई इंसान या पेशेंट निमोनिया के सिम्टम के साथ आएगा, आप सिर्फ वही वाला टेस्ट करोगे, राइट, और वो टेस्ट करोगे तो उसमें चांसेस होंगे, वो पहले से तय होता है, डिटेल में बताऊंगा कि वो 10 टेस्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव आएगा, तो बोल देंगे कि आपको तो H1N1 है या आपको तो डेंगू है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि बॉडी में एक पर्टिकुलर वायरस के पाया जाना और उसी वायरस ने आपको बीमार किया है, ये दोनों दो डिफरेंट बातें हैं। These are two different things, right? तो टेस्ट रिजल्ट सिर्फ इतना बताता है कि आपके बॉडी में डेंगू पाया गया है। तो क्या डेंगू पाया जाना इटसेल्फ मींस कि उसी ने आपको परेशान किया है? इस वक्त भी मुझे टेस्ट करेंगे तो मेरे बॉडी में डेंगू भी मिल सकता है, H1N1 भी मिल सकता है, कोरोना भी मिल सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु भी मिल सकते हैं। तो ये सारे इस वक्त भी हैं, जब आप एब्सोल्युटली हेल्दी हैं तब भी हैं, और जब बीमार हैं तब भी हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि हर मौसम की तरह हर साल जिस तरह से मूवी हॉल में हर हफ्ते फ्राइडे को एक नया पोस्टर आ जाता है, राइट, ठीक उसी तरह से साल भर साल पहले से प्लानिंग होती है WHO की कौन सा वाला किट हम इस बार रिलीज करें, राइट। स्वाइन फ्लू याद है आपको कि जब भी खांसी जुकाम बुखार होगा स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा लो। तो ये एक ट्रेंड है मेडिकल इंडस्ट्री की, इसको समझना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जब उन्होंने WHO ने डिफाइन किया कि मिस्टीरियस निमोनिया पाया गया, आपने वेबसाइट से बताया, लेकिन वो मिस्टीरियस, वो 44 लोगों को मिस्टीरियस निमोनिया है, इसका सबूत उन्होंने दिया नहीं और किसी ने मांगा नहीं, राइट, कि क्यों लगा कि ये मिस्टीरियस है, व्हाट मेड देम थिंक इट इज मिस्टीरियस, राइट। तो लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद ही इमीडिएटली वुहान के वो सारे वीडियो जो मैंने दिखाए थे वो आने लगे और उसके बाद अखबारों में बड़े बड़े छपने लगे। इस तरह से कहानी आगे बढ़ी। तो लेकिन इस कहानी के थोड़े और पीछे जाएंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी जिससे आपको गुत्थी खुलते हुए दिखेगी। और थोड़े और पीछे अगर जाते हैं, हमें जाना है 2009 में। 2009 में 9 से जस्ट पहले WHO ने चुपके पेंडेमिक का डेफिनेशन बदल दिया। असली डेफिनेशन जो था 2003 में जो डेफिनेशन था, वो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। ये डेफिनेशन का एक पार्ट मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, समझा देता हूं। डेफिनेशन का मतलब है कि कोई भी एक बीमारी, जिस बीमारी से नॉर्मली जितने लोग मरते हैं उससे अगर कई गुना ज्यादा इनॉर्मस नंबर ऑफ डेथ एंड इलनेस हो जाए साइमल्टेनियसली पूरे दुनिया में, तो ही पेंडेमिक घोषित करना है। लगभग 10 टाइम्स टू 40 टाइम्स एक बीमारी से, जैसे निमोनिया से या इन्फ्लुएंजा से हर साल करीब 6 लाख लोग पूरी दुनिया में मरते हैं। लेकिन 6 लाख की जगह अगर 60 लाख लोग मरने लगे तो फिर उस साल उसको इन्फ्लुएंजा को पेंडेमिक के कैटेगरी में रख के पेंडेमिक की घोषणा की जा सकती है। दैट वाज द ओरिजिनल डेफिनेशन जो आपके सामने है। लेकिन इस डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले उस बीमारी से या उस तरह की बीमारी से जितने लोग मरते हैं उसका 10 टाइम मरेंगे तो ही घोषणा ना कर सकते हैं। आप याद कीजिए, मार्च महीने में जब लॉकडाउन लगा था, जब पेंडेमिक की घोषणा की थी, भारत में कितने लोग मरे थे? उनके सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आप पाएंगे 4 या 5 लोग वो बता रहे थे। तो ये डेफिनेशन में तो वो फिट बैठ नहीं रहा है। तो डेफिनेशन 2009 में चुपके से चेंज कर दिया गया, क्योंकि 2009 में भी ऐसा खेल हुआ था, वो मैं आपको आगे बताता हूं। 2009 में द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक में अकर व्हेन द न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस अपीयर्स अगेंस्ट व्हिच द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज नो इम्यूनिटी। मतलब बीमारी से कोई कनेक्शन नहीं है, लोगों के मरने से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर किसी को एक नया वायरस पाया गया तो वो पेंडेमिक घोषणा कर सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या उससे लोग मर रहे हैं, क्या उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, राइट। लेकिन उसकी बीमारी पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के मरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर नया वायरस पाया गया तो WHO को मन करेगा कि उसे घोषणा कर दें। अच्छा, WHO को क्या पड़ी घोषणा करने की? मेडिकल इंडस्ट्री। WHO इज फंडेड बाय द मेडिकल इंडस्ट्री। तो WHO अमीर तब बनेगा जब मेडिकल इंडस्ट्री अमीर पड़ेगी। मेडिकल इंडस्ट्री अमीर तब बनेगी जब आप बीमार पड़ेंगे या जब आपको लगे कि आप बीमार हैं, जब आप बहुत सारा उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो उस पर हम डिटेल में आएंगे, एविडेंसेस के साथ हम आगे आएंगे। तो यहाँ पे 2009 याद कीजिए, वो टाइम जब आपने स्वाइन फ्लू या H1N1 का नाम सुना, और तब भी एक टाइम था जब हमारे सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, और तब भी एक टाइम था जब मास्क लगाने बोला था, लोग मास्क लगा के निकलते, अगर आपको याद आ रहा होगा तो निकलना अनिवार्य है। वही तो इस परिस्थिति बन गई थी। लेकिन फॉर्चुनेटली उस समय जब ये खेल शुरू हुआ था, खेल शुरू होने के 1 साल के अंदर ही पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप PAC और साथ में मिलकर और एंड CNN न्यूज़ नेटवर्क, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, इन दोनों ने मिलकर WHO के इस करतूत को एक्सपोज कर दिया। और ये उसके सबूत आपके सामने दिख रहे हैं। ये जर्नल अगर पढ़ेंगे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2010 में छपा भी था और कई जगह और भी छपा था कि जानबूझ के WHO ने लोगों से झूठ बोला और पेंडेमिक का बहाना बनाया, और तब उन्होंने मास्क है या टेमीफ्लू है या किट, टेस्टिंग किट पूरी दुनिया में बांट दिया ताकि उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, जो WHO ने एक्सेप्ट भी किया। तो जो खेल उन्होंने 2000 में किया था या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए थे, वही वाला खेल 2020 में उन्होंने कर डाला। इसके डिटेल में और इसके एविडेंसेस में हम आते हैं। अच्छा, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए मैं आपको ये समझा भी देता हूँ इन्फेक्शियस डिजीज में आप ठीक कैसे होंगे, लेकिन ये
कंस्पिरेसी अगर समझ नहीं आएगा तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे और ठीक होने की बात तो दूर, आप मरने के कगार पे आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद आपको समझ आने लगेगा। तो मेडिकल साइंस को समझने के लिए मेडिकल इंडस्ट्री को समझना और दोनों में डिफरेंशिएट करना, ये जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए। इसी पे मेरी महारत है, क्योंकि मैंने WHO को, उनके करतूतों को बड़े लंबे समय तक क्लोजली मॉनिटर किया, फॉलो किया। तो जो WHO जिस पे बेस करके ये पेंडेमिक और ये सब हुआ आपके साथ, हमारे साथ पिछले 2-3 साल में, 4 साल में, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये खेल 2009 में खेला था, और लेकिन तब वो पकड़े गए थे। तो एक बार कोई अगर पकड़ा जाता है चोरी के इल्जाम में, तो उस पर आपका भरोसा जाहिर सी बात है कम हो जाना चाहिए। हर चीज़ को आप शक की तरह से देखेंगे, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है, ताकि हम अलर्ट हो जाएं। लेकिन WHO के केस में शायद आपने किसी ने ये किया नहीं, क्योंकि आपने कभी WHO का पहले वाला जो उनका करतूत था वही आपको नहीं पता होगा, राइट। लेकिन क्योंकि मैं WHO को या इस तरह के करतूत करने वाले मेडिकल इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करना, यही मेरा पैशन एंड प्रोफेशन है, तो इसलिए उनकी अगली चाल क्या होगी वो थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा, राइट। तो अब आते हैं थोड़ा आगे इससे, और यह है 2019 अगस्त की बात। 2019 अगस्त में खबर आई, कैरी मुलस एक नोबेल प्राइज विनर हैं, थे जिन्होंने RT-PCR टेस्ट का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। 1980 में आविष्कार किया था, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला था। कैरी मुलस ने अपने पूरे जीवन में यह बार बार बोला, ये जो RT-PCR टेस्ट मैंने इन्वेंट किया, लिखित में बोला, लिखित में जर्नल्स में लिखा हुआ है कि ये किसी भी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, ना ही डिटेक्ट कर सकता है। तो लेकिन एक अचानक ये 74 ईयर्स की उम्र में, हालांकि पूरी तरह हेल्दी थे उस वक्त, ये खबर आई कि इनकी 12 अगस्त की बात है कि इनकी डेथ हो गई। तो अब इनकी डेथ हो गई, तो एकदम से मुझे लगा कि जो RT-PCR टेस्ट है, जिसको आधार बना के पहले भी पेंडेमिक की घोषणा की, उससे पहले भी घोषणा की, और अब लेकिन कैरी मुलस हमेशा बीच में आके ऐलान कर देते कि ये गलत है, और उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में काफ़ी था, क्योंकि वो खुद ही आविष्कारक है, नोबेल प्राइज विनर है, तो उनकी बात को नकारना मुश्किल था। वो साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन वो एक जो बीच में अड़ंगा डालने वाले कैरी मुलस, अब वो रहे नहीं। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि अब H1N1 वाला जो पेंडेमिक इन्होंने किया था, जो फेल हो गया था, पेंडेमिक या पैंडेमिक बोलेंगे, अब वैसा कोई खेल वो जरूर करने वाले हैं, क्योंकि अब जो बीच का अड़ंगा देने वाले जो कैरी मुलस, अब तो वो रहे नहीं, या मर गए अपने आप, या मार दिया गया, ये एक मिस्ट्री तो है ही। खैर, उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये सोचते हुए कि आगे दोबारा खेल शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी पहले से कर ली जाए कि इस खेल को होते ही हम रोक पाएं। इस सोच के साथ मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी, ये 18 दिसंबर 2019 की बात है, लिंकन यूनिवर्सिटी में एक MOU साइन किया, लिंकन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ, यहाँ पे सामने खड़े हैं। और MOU में ये था कि जो असली मेडिकल साइंस है, इन्फेक्शियस डिजीज की, लाइफस्टाइल डिजीज की, वो साइंस ऑनलाइन के थ्रू हम लोगों को सिखाएंगे, ताकि कभी कोई ऐसा विपदा आए तो हम अपना डॉक्टर बन सकें। तो जिस तरह की जो टेक्निक आप सीख भी रहे हैं इसमें, इसकी शुरुआत हमने की जनवरी 2020 से, ये दिसंबर 2019 में, और पहला ट्रेनिंग लॉन्च किया लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ। दैट वाज मेडिकल न्यूट्रिशन 3 मंथ्स ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। आप में से भी बहुत लोगों ने वो पहला कोर्स तब ज्वाइन किया, आप में से भी आपको पता है। तो ये जब तैयारी मैंने किया, ये MOU साइन करने के अगले दिन ही 19 दिसंबर 2019 में WHO ने पहला सा एक चिंगारी उन्होंने निकाली कि कोई मिस्टीरियस सा वायरस या मिस्टीरियस निमोनिया, ऐसा कोई खबर आ रही है वुहान से। एक छोटा सा एक लाइन कहीं अखबारों में आने लगा, तो उसको देख के आई वॉज इन हाई अलर्ट। मुझे एकदम क्लियर हो गया कि कैरी मुलस का डेथ और फेल्ड H1N1 पेंडेमिक प्लानिंग, और अब ये न्यूज़ आ गया, यानी कुछ गड़बड़ होगा। और वही हुआ। जनवरी में उनके WHO ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि कोई मिस्टीरियस निमोनिया, और साथ ही साथ वुहान के वीडियोज़ आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। और तब मैं और हमारे जो नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर केयर एक्सपर्ट्स की पूरे फॉलोअर्स, हमने वीडियो रिलीज करके लोगों तक पहुंचाया। अखबारों में, ये स्टेट्समैन में 31 जनवरी 2020 में मेरा पहला आर्टिकल आया कि ये जो कोरोना वायरस बोल रहे हैं, तब उसका कोरोना वायरस, कोविड-19 नाम नहीं रखा गया था, कोरोना वायरस बोल रहे थे कि ये कोरोना वायरस से कैसे बचें, ये एक नॉर्मल फ्लू है, ये कुछ भी नहीं है जैसा हर साल होता है। वो साथ साथ भारत के अखबारों में द स्टेट्समैन आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर देख रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल अखबारों में मेरे लेख जहां तक मैं पहुंच सकता था पहुंचने की कोशिश किया, ताकि लोगों को मेडिकल इंडस्ट्रीज से बचा के मेडिकल साइंस की तरफ ले जाना। ये दैट वाज द थिंग विच आई स्टार्टेड अलॉन्ग विद आवर टीम। और उसी दौरान मार्च महीने में, जब याद कीजिए 2020 में लॉकडाउन नहीं हुआ था, स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल बंद कर किए गए थे, तो ये स्थिति थी। जब स्कूल और सिनेमा हॉल बंद किए, तब मुझे लगा कि अब कुछ सीरियसली गड़बड़ होने वाला है। तो बिना समय गंवाए पार्लियामेंट में जाके, उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट के अंदर जाके, उसी की अंदर की फोटो है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे मैं मिला। उनसे मिलकर मैंने उनको समझाया जो चीज़ मैंने अभी तक आपको समझाई, कि ये कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई ये मिस्टीरियस निमोनिया नहीं है, ये वुहान का जो दिखा रहे हैं ये एक ढोंग है। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात झूठ है, तो एक काम कीजिए कि जो आपके पास थोड़े बहुत पेशेंट हैं, जिन्हें कोरोना के पेशेंट बोलते हैं, और 2-2 की PPE किट पहन के डॉक्टर डर के जाते हैं, तो वहाँ मुझे ले चलिए, मैं उनका सेवा करूंगा, उनके साथ ही रहूंगा जब तक वो ठीक नहीं रहते। और मुझे ठीक नहीं होते, ना तो मुझे कोई PPE किट की जरूरत है, ना मुझे कोई मास्क की जरूरत है, ना किसी दवाई की जरूरत है। तो ये सारे मैंने प्रपोजल लिखित रूप में उनको दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने आपके प्रपोजल ले लिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो ये तब का है। तो दैट वाज माय एफर्ट कि सीधे हम इस खेल को यहाँ रोकने की कोशिश करें, लेकिन एट द सेम टाइम पब्लिक को अवेयर करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सफर करेगी वो पब्लिक करेगी, ना कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन या हेल्थ मिनिस्ट्री। सो यूट्यूब के थ्रू आप में से बहुत लोगों के पास, तब से ही आप लोग ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, मेरे वीडियोस आने लगे कि ये किस तरह की कंस्पिरेसी हो रही है, सारी बातें मैंने तब भी बताई थी। नतीजा ये होगा कि यूट्यूब का या सोशल मीडिया 2 जून 2020 में दुनिया का आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिसको सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और जितने भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, सब एकदम से इंटरनेट से आई वॉज बैनिस्ड, राइट। लेकिन तब US के
एक बड़ी संस्था है और उन्होंने भाप लिया था कि मेरा चैनल या मेरे वीडियोस गायब हो जाएंगे, तो उन्होंने उस मेरे यूट्यूब चैनल का एक मिरर बना के पहले से ही तैयार करके रखा ताकि अगर वीडियोस गायब भी हो जाएं तो वो मिरर में पड़ा रहे। तो अगर आपको मेरे जो डिलीटेड यूट्यूब चैनल देखना है तो इस लिंक में bishop.com/my-deleted यूट्यूब चैनल में जाकर देखेंगे तो करीब 250 करीब वीडियोस वहाँ पे आपको दिखने मिल जाएंगे। सारे वीडियोस नहीं, कुछ वीडियोस ऐसे जो वो रिट्रीव नहीं कर पाए, जो पूरी तरह उड़ा दिए, जो ज़्यादा ही सेंसिटिव थे, लेकिन वो सारे वीडियोस हमारे पास अपने ऑफिस में थे तो उनको लेके कोरोनाकाल.tv हमने एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से कोई भी कोई डिलीट ना कर पाए। इसमें जाएंगे तो मेरे उस वक्त के वीडियोस विद डेट एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब यह है कि आपको मेडिकल इंडस्ट्री की समझ अगर नहीं होगी तो मेडिकल साइंस का आप लाभ नहीं उठा सकते। दैट इज़ वेरी क्लियर। तो ये एक केस स्टडी है जो मैं आपको एक जर्नी के थ्रू ले जा रहा हूँ। इस केस स्टडी के माध्यम से आपको ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जैसे आपने मेडिकल साइंस माना वो मेडिकल इंडस्ट्री निकला, किस तरह से उन्होंने घपला किया। तो अब जब ये सारा सोशल मीडिया से मैं बैन हो चुका था तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं किताब लिखूं और किताब को लोगों तक पहुंचाऊं। ये 25 जुलाई 2020 का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का फोटो देख रहे हैं जहां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस किताब को रिलीज किया और इस किताब में 5000 कोविड पेशेंट जो जिन्हें कोविड पेशेंट बोला जाता है उनका डिटेल डाला और इस किताब को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं 5000। और हमने दिखाया 3 स्टेप फ्लू डाइट से सबको ठीक कर दिया, एक भी बीमार नहीं है, उन सबका डिटेल यहाँ मिल जाएगा किताब में। और किताब को रिलीज़ किया और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स की टीम के साथ हेल्पलाइन नंबर भी हमने उस वक्त रिलीज़ किया। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोग जो आप में से कुछ लोग नाइस एक्सपर्ट होंगे भी इसी ग्रुप में एज ए स्टूडेंट जिन आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और पूरे देश के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक नाइस एक्सपर्ट, ताकि उस वक्त जो याद कीजिए लॉकडाउन का माहौल था, डर का माहौल था, ऐसा लग रहा है कौन कब मर जाएगा। और ऐसे माहौल में हमारे नाइस एक्सपर्ट घर में जाके उनका मास्क हटा के 3 स्टेप फ्लू डाइट्स उनको ठीक करने के जो हमारी मुहिम में लग गए। इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए तो ये तब चला। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये कोई कोरोना असली वाला होता तो हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं जो आज इस ग्रुप में भी आप में से कुछ लोग बैठे हुए हैं तो हम जिंदा होते क्या, राइट। तो क्योंकि हमें क्लैरिटी थी उस वक्त कि भाई ये मेडिकल इंडस्ट्री कर रहा है ना कि मेडिकल साइंस, इसलिए हम डरे नहीं। तो वो जो क्लैरिटी हमारे अंदर थी वही क्लैरिटी विद डिटेल्स विद साइंटिफिक एविडेंसेस आप तक इस लेक्चर के थ्रू पहुंचाना चाह रहा हूं। ना केवल कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि जितने सारे इन्फेक्शन डिजीज के नाम सुने थे या जो सुनने जा रहे हैं जिसे डिजीज एक्स की कैटेगरी में रख दिया गया है उसकी बात भी करेंगे, राइट। जो सुना था, जो सुना है और जो सुनने वाले हैं, जो आगे की प्लानिंग है उसकी बात करेंगे। उसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो हम बात करेंगे, राइट। सो पहले तो अपने दुश्मन को क्लियर कट पहचानना पड़ेगा, उसके बाद ये पहचानना पड़ेगा उसको मारने के लिए क्या हथियार होना चाहिए। दुश्मन 2 ही तरह के हैं, एक तो असली डिजीज अगर हो गया तो उसे कैसे मारना है, और एक है नकली डिजीज अगर वो थोपा गया तो उससे कैसे मुकाबला करना है। तो इस जर्नी में ये सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कोशिश में मैंने किस तरह से डिस्कवर किया वो एग्जाम्पल इसलिए देना जरूरी है ताकि उससे आपको कुछ क्लू मिले। और ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स, मेडिकल इंडस्ट्री एंड मेडिकल साइंस। तो ये दोनों का एक मिक्सचर जो आपके पास मिक्सचर नॉलेज है उसको क्लैरिटी के साथ बताने के लिए ये सारे उदाहरण मैं देता हुआ जा रहा हूँ। तो अक्टूबर का महीना था 2020 का, तब कोविड-19 शटडाउन से समाधान था। एक और किताब हमने लॉन्च की। इस किताब में हमारे जो प्रमुख नाइस एक्सपर्ट्स 364 उन सब के फोटो, उन सब के नाम, उन सब के शहर के नाम, वो सब डेटा डाला हमने। और उनमें से भी कुछ लोग इस ग्रुप में भी हैं, राइट। और क्योंकि मैंने जो आपके हमारे इस बैच में जो पार्टिसिपेंट के सबके नाम पढ़े तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस वक्त जो साथ में थे वो आज भी साथ में हैं। तो उस वक्त जो लोग साथ में थे वो रिलेट कर रहे होंगे, वो उनको उनकी मेमोरी में याद आ रहा होगा किस तरह से हम सब ने मिलकर, नाइस एक्सपर्ट्स ने मिलकर एटलीस्ट लाखों लोगों के दिमाग से डर भगाया, उनको मरने से बचाया, राइट। तो मरने से किसी कोविड से या कोरोना से मरने से नहीं, कोरोना के डर से मरने से। कोरोना के डर से कैसे मर सकते हैं, कैसे लोग मरे, इस पे हम आएंगे। और उसको उस पे आने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। उस वक्त 2021 में हमने अपना देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर या फ्लू सेंटर बोलते हैं उसको खोला। और वो उसका दृश्य आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं यहाँ ना तो कोई मास्क मिलेगा, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ना पीपीई किट मिलेगी, ना कोई दवाई मिलेगी, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग मिलेगा, ना ही कोई सैनिटाइजर मिलेगा। अलाउड ही नहीं था ये। और इसमें आप सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को देखेंगे, ये हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं। इनमें से भी कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे भी हैं आप। और ये वो बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव बच्चे, जो ठीक होने के बाद, ठीक होने के दौरान इन सब किस तरह से घुल मिल करके। यहाँ पे हमने एक नियम रखा था, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स, लव एंड कंपैशन हील्स। ये बड़े बड़े प्रिंसिपल में हर जगह लगा दिए थे। और उसके तहत आप देख भी रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं। और 60,000 पेशेंट में से ना तो किसी की मौत हुई, ना कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना किसी का पैसा खर्चा हुआ, ना हमने किसी को दवाई दी, ना किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना पड़ा। अब यहाँ पे एक तरफ हमारा नाइस सेंटर बोलते थे, नेटवर्क इन्फ्लुएंजा केयर सेंटर, वर्सेस जो उसी तरह की परिस्थिति में हॉस्पिटल गए, WHO वाले प्रोटोकॉल वाले हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ का देखिए ठीक होने के बाद भी वो ठीक वो व्हील चेयर में आ रहे हैं, राइट। व्हील चेयर में बाहर निकल रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं कि आप जिंदा लौट के आ गए, राइट। ये भूत की तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीपीई किट पहन के, ये तो इतना डरावना है, कोई पीपीई किट पहन के सामने आ जाए तो इंसान ऐसे ही डर जाए। तो दिस इज जो पूरी दुनिया में चल रहा था, दिस इज जो हमारे हॉस्पिटल में चल रहा था, हमारे कोविड सेंटर में या फ्लू सेंटर में या नाइस सेंटर में चल रहा था, राइट। तो ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो बन गया उस वक्त का देश के लिए, हेल्थ मंत्रालय के लिए, कि जो उन्होंने आदेश दिया, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, उन सबको एक कोने में करके उनका ठीक उल्टा कर रहे हैं और कोई भी नहीं मर रहा है। तो ये उनके लिए सरप्राइजिंग बात थी। यहाँ तक कि हमने ये रूल बनाया था कि पेशेंट के साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स को खाना खाना है और उनके साथ ही रहना है। ये और इससे भी एक कदम आगे जाके वहाँ
वहाँ रिक्रिएशन एक्टिविटी भी करनी है और रिक्रिएशन एक्टिविटी अलग अलग तरह की है, यहाँ तक कि वहाँ पे शादियाँ भी हमने कराई। कुछ ऐसे कपल्स थे जिनको उस वक्त हॉल ही नहीं मिल रहे थे, आफ्टर ऑल कोविड टाइम था, कोई हॉल खुला ही नहीं था, तो हमारे जो हॉल थे वहीं पे उनकी शादी कराई। इन्होंने अपनी मर्जी से मास्क लगाया, बट हमने नहीं बोला कि मास्क लगाओ। तो ये सारा चल रहा था बिल्कुल उल्टा, दुनिया में जो हो रहा था उसका ठीक उल्टा, हेल्थ मिनिस्ट्री जो बता रही थी उसका ठीक उल्टा। ऐसे में हम उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री की नज़र, आयुष मंत्रालय की नज़र हमारे सेंटर पे पड़ी, ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे सेंटर में कुछ डॉक्टर्स को नियुक्त कर दिया कि देखो ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है। उन्होंने इस पर ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और ऑब्जर्वेशन स्टडी उनका चल रहा था 3 महीना, लेकिन हम अपना मुहिम में थे और साथ ही साथ उसी दौरान हमने देश के बड़े पद पे बैठे हुए 5,000 लोगों को पत्र लिखा और पत्र में वही सब बताया जो मैंने आपको अभी बताया कि ये एक षड्यंत्र चल रहा है, ना कि कोई एक्चुअल बीमारी चल रही है। ये ओपन लेटर टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 161 डॉक्टर्स हमारी टीम के ने साइन किया और ये पत्र का पूरा डिटेल ओपन लेटर का देखना चाहते हैं तो विश्व.com/open लेटर में जाएंगे तो पूरा डिटेल आज भी मिल जाएगा। इसकी एक्नॉलेजमेंट भी हमारे पास है कि 5,000 चिट्ठियां हमने भेजी। हमें ये था कि शायद हेल्थ मंत्रालय को कंफ्यूजन है कि वो भी WHO के ट्रैप में तो नहीं है ये, लेकिन बहुत समय बाद हमें पता चला कि एक्चुअली दे वर आल्सो पार्टी टू इट, ये भी उन्हीं के एक पार्टनर की तरह ही काम कर रहे थे। तो जब ये सब चल रहा था तो हमारा एफर्ट चल रहा था कि जो अथॉरिटीज़ को भी हम समझाएं, एट द सेम टाइम पब्लिक के साथ डायरेक्ट पहुंचें और कोई भी बीमार पड़े या तो हमारे सेंटर आए, जो सेंटर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन वर्चुअल मीडियम से हमसे जुड़ें। इस तरह से वी ट्राई टू रीच, वी मतलब मैं और आप में से कई लोग जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं, हम लोगों तक पहुंचते रहे। अब लोग बीमार क्यों पड़ रहे थे, इसके पीछे भी थोड़े से साइंस को आपको समझना होगा। साइंस को समझने के लिए अभी तक हमने मेडिकल इंडस्ट्री की बात करी, अब थोड़ा मेडिकल साइंस की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइंस की बात करें तो आपको ये समझना होगा कि उस दौरान एक बदलाव हुआ था आपके नॉर्मल रूटीन से, कम कम एक पहला कि मास्क लगाना शुरू कर दिया था। याद रखिए, जब आप मास्क लगाते हैं तो जो आपकी ब्रीद आउट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके मास्क के ऊपर ही आती है, जिससे एक नमी बन जाती है। और जब आप ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन या एयर ब्रीद इन ना करके पार्शियली वही वाला आपका छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आप ब्रीद इन करते हैं। तो मास्क पहनने से एक तो नमी बन जाती है, नमी बन जाता है तो नमी एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है वायरस एंड बैक्टीरिया के पनपने के लिए। तो एक तो आपके मास्क में वायरस एंड बैक्टीरिया पनप रहे हैं और नंबर 2 आप ब्रीद इन कर रहे हैं वही आपका छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्थिति में आपके बॉडी में कंडीशन बन जाता है जिसे कहते हैं हाइपर कैप्निया। हाइपर कैप्निया एक तरह का कंडीशन बन जाता है मास्क के पहनने से। और हाइपर कैप्निया के जो सिम्टम्स होते हैं वो वही वाले सिम्टम होते हैं जो फ्लू के सिम्टम होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम होते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सिम्टम होते हैं या जैसे कोविड का सिम्टम बताया गया। जब ऐसा बार बार पहनेंगे तो आपको हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने लगेगा और आपके कफ होने लगेगा, आपका फीवर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब जब ये सिम्टम होंगे तो आप सोचेंगे अरे हम मुझे तो कोविड हो गया, राइट। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ तो उसके ये आपको एविडेंसेस भी दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये है कि मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस से तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे जब चीज़ें एविडेंस बेस्ड होंगी। तो इस तरह से आप बीमार पड़ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए हम में से हर एक इंसान साल में एक बार फ्लू से ग्रस्त होता ही है। हर साल एक बार कम से कम सबको फीवर आएगा। छोटे बच्चों में साल में 2-3 बार फीवर आता है, 2-3 बार रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, 2-3 बार इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है। इसे बोलते हैं ब्रॉडली ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। फिर चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चाहे H1N1 हो, चाहे H5N1 हो, कोई भी ऐसी इलनेस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित है, कोई वायरस बैक्टीरिया से संबंधित है, तो उसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में डाला जाता है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो लेकिन जब भी ऐसा कभी होता है तो हमें ठीक होने का जो सबसे फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड तरीका है वो वही हम लोगों को उस वक्त बता रहे थे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एंड दैट इज माई डिस्कवरी, माई इन्वेंशन कॉल्ड 3-स्टेप फ्लू डाइट। 3-स्टेप फ्लू डाइट का इजाद मैंने 2016 में किया था। 3-स्टेप फ्लू डाइट बड़ा ही सिंपल है। जब भी कभी हमें उस वक्त या आज भी या 2016 ऑनवर्ड जब से मैंने उसको इन्वेंट किया, कोई पेशेंट आता है जिसे फ्लू के सिम्टम्स हैं। फ्लू के सिम्टम क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। फ्लू के सिम्टम है कि आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, राइट, आपको कफ एंड कोल्ड होगा, आपके बॉडी एक होगा, आपको हेडेक होगा, आपको वीकनेस आएगी, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब ये सारी चीज़ साइमल्टेनियसली हो रही हो तो समझ लीजिए इसे ही बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फ्लुएंस, इसे ही बोलते हैं फ्लू, इसे ही बोल सकते हैं कोरोना, इसे ही बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड, इसे ही बोल सकते हैं H1N1। ये सारे जो मैंने गिनाए ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स हैं, जिसके आधार पर आपको बोल सकता हूँ कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, या मैं आपको बोल सकता हूँ यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। और जब भी कभी ऐसा किसी को हो, 2016 पर सब कर रहे हैं, आज भी हम अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं, उन्हें 3-स्टेप फ्लू डाइट पे 3 दिन के लिए रखते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो 3 दिन के अंदर पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। ये 3 स्टेप आप समझ लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस की, और वो 3 स्टेप में से पहला स्टेप है डे 1। जैसे ही पहला सिम्टम इस प्रकार का आता है तो पहले दिन आपको क्या करना है, लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट क्या है? लिक्विड डाइट बड़ा सिंपल है। लिक्विड डाइट, वेट ऑफ द पेशेंट, मान ली 60 kg का पेशेंट है, डिवाइड बाय 10 यानी कि 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, ऑरेंज का जूस, और 6 ग्लास ही नारियल पानी। पहले दिन पेशेंट को सिर्फ इसी पे रहना है। याद रखिए, इस तरह के जो खासतौर पे जब फीवर हो जाता है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, आपके बॉडी का जो न्यूट्रिएंट है वो इंबैलेंस हो जाता है, यू लूज लॉट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी। उसको रिप्लेनिश उतनी जल्दी करना जरूरी है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए विटामिन सी की मात्रा ढेर सारा आपको नेचुरल फॉर्म में बॉडी में लेना होता है। इसीलिए डे 1 में हम लिक्विड डाइट में रखते हैं। ये फॉर्मुला लिक्विड डाइट का है, जो आप मानेंगे आप में से अधिकतर लोग, लाखों लोगों की संख्या में लोगों को ये 3-स्टेप फ्लू डाइट का फॉर्मुला पता चल गया उस वक्त से। और डे 2 अगले दिन फॉर्मुला का है वेट डिवाइड बाय 20, राइट, 10 kg 20 हो जाएगा, यानी कि 60 kg का बंदा है तो डिवाइड बाय 20 मींस 3। 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, और साथ ही साथ वेट इंटू 5। मेरा वेट मान लो 60 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 300।
300 ग्राम टमाटर और एंड कुकुम्बर। टमाटर एंड कुकुम्बर दो ऐसे वेजिटेबल है जो कच्चा खाया जा सकता है, दो ऐसे वेजिटेबल है जिसमें अधिकतर पानी होता है, लिविंग वाटर होता है, राइट। तो उसकी एक अलग एफिकेसी होती है, अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो ये बन गया, दूसरे दिन आपको सिर्फ रेसिपी रहना है, दिस इज द मेडिसिन फॉर सेकंड डे 2। अब आता है डे 3 का जो फॉर्मूला है वो अब 20 की जगह 30 हो गया, यानी कि 60 kg का आदमी है तो 30 डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2। 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 2 ग्लास कोकोनट वाटर दैट बिकम्स द ब्रेकफास्ट। 12 बजे तक इसी पे रहना। लंच में वही जो सेकंड डे का था, वेट इंटू 5, 60 kg का पर्सन इंटू 5 दैट बिकम्स 300। 300 ग्राम टमाटर खीरा खा लेना, यही लंच। डिनर में घर का बना हुआ सादा वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि डिनर तक लोग मोस्टली ठीक हो ही जाते हैं। जस्ट 3 स्टेप फ्लू डाइट। किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो तो सिर्फ 3 दिन लगते हैं, उससे पहले इंसान ठीक हो जाता है, तीसरे दिन तक डेफिनेटली ठीक हो जाता है। तो ये 3 स्टेप फ्लू डाइट है। ये डाइट के ऊपर हमारे कोविड सेंटर में आके आयुष मंत्रालय के डॉक्टर्स ने 3 महीने का ऑब्जर्वेशन स्टडी किया कि क्या वाकई में ये काम करता है, कि 3 दिन में ठीक होते हैं। यहाँ तो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, रेमडेसिविर लगा रहे हैं, वेंटिलेटर लगा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं, और उसके बाद बचा नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी बचा नहीं पा रहे हैं, या उसकी वजह से बचा नहीं पा रहे हैं। ये भी एक आगे हम अगली क्लास में समझेंगे। ऑन द अदर हैंड कुछ भी नहीं, सिर्फ इतने सिंपल से इंसान 3 दिन में ठीक होता है वाकई में। तो 3 महीने का उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे पेशेंट्स पे जो वहाँ आए हुए थे, और स्टडी के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट मुझे भेजा। वो रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने। रिपोर्ट से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये 3 दिन का जो मैंने ये बनाया, तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड साइंस क्या है। ये 3 दिन का डाइट बनाने के लिए ये रिसर्च पेपर्स हैं। पूरे दुनिया के जितने भी ऐसे रिसर्च पेपर जो फ्लू को ठीक करने के लिए नेचुरल तरीके पे लिखी गई थी, वो सारे रिसर्च पेपर इकट्ठे किए, वो आपके स्क्रीन के सामने हैं। और उनको पढ़ने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 3 स्टेप फ्लू डाइट का, इस फॉर्मूले के अनुसार इंसान खाएगा पिएंगे तो इंसान 3 दिन में ठीक हो सकता है। और जब उस फॉर्मूले को बनाने के बाद मैंने टेस्ट किया और लोग ठीक होते चले गए 2016 ऑनवर्ड्स। चाहे वो H1N1 हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे कॉमन कोल्ड हो, और चाहे वो सो कॉल्ड कोरोना कोविड हो, सब जगह देख लिया। और फिर आयुष मंत्रालय ने इस पर 3 महीने का ऑब्जर्वेशन स्टडी किया करके उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, मुझे भेजा मेल पे। वो रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने है। उसमें उन्होंने लिखा कि 3 वीक, एक हफ्ते के अंदर ही, वीक्स टाइम के अंदर ही ज़्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो गए। और उन्होंने साथ में लिखा कि यहाँ पे जो हमारा कोविड सेंटर था, डांस करना, गाना गाना, ये सब एक फैमिली के आना, मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये एक नॉर्मल रूटीन था। साथ में उन्होंने लिखा कि किसी को किसी तरह की कोई दवाई भी नहीं दी गई। साथ में उन्होंने ये भी रिपोर्ट में लिखा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ। साथ में रिपोर्ट में लिखा कि हमने ये पाया कि ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है और फ्यूचर में कोविड या के नॉर्मल केसेस में, इवन सीवियर केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जो बातें मैंने आपको बताई, जो मेरा आविष्कार 3 स्टेप फ्लू डाइट का, ना केवल यूके के टेक्स्ट बुक में छपा है CRC प्रेस, बल्कि इंडिया में आयुष मंत्रालय ने भी एक तरह से मोहर लगा दिया ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट जारी करके। तो वो रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने है। ये रिपोर्ट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो www.bishrup.com/ayush में जाएंगे तो पूरा जो ईमेल रिपोर्ट है आपको मिल जाएगा। तो फ्लू हो जो कि साल में एक बार होना ही है, राइट, या फिर वो आपके मास्क लगाने की वजह से या डर की वजह से आपको वो फ्लू का एहसास हो, सिर्फ 3 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। जब हमने अपने फ्लू सेंटर में ये करना शुरू किया तो जो लोग ठीक होकर जाने लगे तो उन्होंने ट्रक कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस हमारे सेंटर में भेजना शुरू कर दिया, और जिससे आगे जो नए पेशेंट आ रहे थे उनको देने के लिए आसान हो गया। यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग सेंटर बन गया, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। अलग अलग राज्यों से, शहरों से पेशेंट्स भर भर के वहाँ आने लगे। और यहाँ तक कि जो पेशेंट प्राइवेटली कहीं एडमिटेड थे, जब उनकी हालत बिल्कुल बद से बदतर होने लगी, उनके पैसे भी खत्म हो गए, तब हॉस्पिटल वाले ही खुद ब खुद अपने एम्बुलेंस में लेके पेशेंट को हमारे यहाँ छोड़ देते थे। और ऐसा जब हुआ तो हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि अब तो बहुत सीवियर पेशेंट आ रहे हैं, क्या लेने का, पेशेंट को एडमिट करने के क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया कि कोई एम्बुलेंस आकर रुके तो पहले आप एम्बुलेंस के अंदर जाओ, चेक करो इंसान जिंदा है कि मर गया। अगर तो जिंदा है, अगर तो सांसें चल रही है उसकी, तो उसको जरूर एक्सेप्ट करना है, हम उसे डिनाई नहीं करेंगे। तो देखिए, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई, हर तरह के पेशेंट को एक्सेप्ट किया, तब भी नॉट ए सिंगल डेथ। तो कई बार सिंपल से सिंपल चीज़ें भी बड़े जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो ऐसे सीवियर पेशेंट जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आ रहे थे, उनको हमने थोड़ा सा इसके अंदर कोई नए कुछ और टेक्निक जोड़े, वो आगे अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि सिंपल मेथड से कैसे हम बिना साइड इफेक्ट के, बिना उसके एडवर्स रिएक्शन के हम पेशेंट को फास्टेस्ट तरीके से, सेफेस्ट तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो अब हमने बात कर ली मेडिकल साइंस की, अब चलते हैं थोड़ा सा मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो जाए। मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखाता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे स्लाइड को देखने के बाद। ये स्लाइड देख रहे हैं वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन, राइट, और ये अलग अलग सरकारों के द्वारा बनाया गया एक बॉडी है, और जो पूरे दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पे जब होती है उसका डेटा मेंटेन करता है। तो इस डेटा को अगर देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डेटा बता रही है कि कोविड-19 का जो टेस्ट किट है वो पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में इंपोर्ट किया गया। वो इंपोर्ट किया गया कब? 2018 में इंपोर्ट किया गया। अलग अलग देशों ने इंपोर्ट किया 2018 में, राइट। 2018 में क्या इंपोर्ट किया? RT-PCR टेस्ट कोविड-19 के लिए, कोविड-19 वर्ड। तो जो आपको टीवी पे दिखाया गया, अखबारों में दिखाया गया कि अचानक एक मिस्टीरियस निमोनिया आ गया, उसका नाम कोविड-19 रख दिया, क्योंकि वो 2019 के एंड में उसके कुछ कीटाणु पाए गए और इसलिए उसका नाम कोविड-19 रख दिया। जबकि असलियत यह है कि 2018 में ही तैयारी कर ली गई थी कि वो ड्रामा होने वाला, जब ड्रामा होगा तो खूब सारे किट पूरे हॉस्पिटल में होने चाहिए, तो वो सारे इंपोर्ट होने का काम 2018 में ही शुरू हो गया था। ये 2018, ये कोविड-19 किट, ये देशों के नाम, और इसमें इंडिया का नाम आप यहाँ देख रहे हैं। इंडिया ने कितना किलोग्राम इंपोर्ट किया, वो सारे आंकड़े यहाँ पे हैं। आज भी अगर आप, अभी आप बैठे हैं वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन
की वेबसाइट में जाएंगे तो ये पेज आज भी आपको वहां दिखाई देगा। तो अगर पैंडेमिक या कोविड 2020 में आया है तो 2018 में इसका किट कैसे बन गया? तो मैं आपको पहले ही बता रहा था और अभी भी बता रहा हूं कि पहले से प्लान की जाती है कि फला साल में हम डेंगू लॉन्च करेंगे, फला साल में H1N1 लॉन्च करेंगे। लोगों को ऐसा बता देंगे कि इस बार H1N1 आ गया, क्योंकि हर साल में एक बार आप सबको फ्लू होना ही है जब तक हम जिंदा हैं। छोटे बच्चे को साल में 2-3 बार फ्लू होना ही है, लेकिन उस फ्लू को डेंगू बोलना है, H1N1 बोलना है, उस फ्लू को कोविड बोलना है। ये डेफिनेशन लोग पहले से, ये जो WHO, ये जो मेडिकल इंडस्ट्री पहले से तय करती है। इसका अगर इतना सबूत से काफी नहीं आपके लिए, तो अब मैं जो सबूत दे रहा हूं, इस सबूत को तो आप चैलेंज कर भी नहीं सकते, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना किसी ने किया। वो सबूत ये जस्ट टू कन्विंस हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स और जनता को कन्विंस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। बड़ा महंगा हुआ एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया हमने। क्या किया? जैसा आप देख रहे हैं, अलग अलग जानवर लिए, चाहे वो खरगोश है, चाहे वो कुत्ता है, और चाहे कोई पक्षी है, उन सबके हमने स्वैब लिया, उन सबके हमने सैंपल लिए, और सैंपल इवन फलों के सैंपल लिए, सब्जियों के सैंपल लिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर के सैंपल लिए, खरबूजे के सैंपल लिए, और सैंपल लेके कोविड टेस्ट लैब, मच्छरों के सैंपल लिए, मक्खी के सैंपल लिए, चूहे के सैंपल लिए, और सैंपल लेके हम कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए दिल्ली में। और कोविड टेस्ट लैब पहुंच के बोला ये सारे सैंपल है, जरा देखो इनमें से कौन सा कोविड पॉजिटिव। उनको ये ध्यान नहीं था कि एक सैंपल इंसान के नहीं है, ऐसा बताया नहीं हमने। और उन्होंने जब वो टेस्ट किए, और तभी हमने कैमरे लगा दिए कुछ, ताकि वो बाद में डिनाई न कर जाए। और टेस्ट का रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी, आपको समझ नहीं आएगा कि गुस्सा आना चाहिए कि हंसी आनी चाहिए। टेस्ट का रिपोर्ट ये रहा कि हमने देखा कि कॉकरोच कोविड पॉजिटिव है, चूहा कोविड पॉजिटिव है, मच्छर कोविड पॉजिटिव है, टमाटर कोविड पॉजिटिव है, या चींटी कोविड पॉजिटिव, क्योंकि इन सबके सैंपल लिए थे। और वो कोविड टेस्ट के रिजल्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और कोविड टेस्ट जब होता है तो इस तरह के रिपोर्ट बनती है, कंप्यूटर में ग्राफ बनते हैं। अगर 3 लाइनें बढ़ रही है ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं, 3 की जगह 1 लाइन बन रही है तो वो नेगेटिव बोलते हैं। उसी कोविड टेस्ट लैब में फ्रिज में कुछ सैंपल थे, हमने पूछा किसी के सैंपल है, तो उन्होंने बोला ये उन लोगों के सैंपल है जिनका कोविड पॉजिटिव आया। तो उनमें से कुछ सैंपल निकाले, हमने बोला दोबारा टेस्ट करो, और जब दोबारा टेस्ट किया तो वो कोविड नेगेटिव आने लगा। तो इस तरह से हमने कई सारे टेस्ट किए, हजारों की संख्या में, और फाइनली हमारा कंक्लूजन निकला कि कोई भी दुनिया में किसी भी लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग मतलब जो जिंदा चीजों का, जो जिंदा जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो पक्षियां हो, उनके सैंपल अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में रखेंगे तो हर कोविड टेस्ट का हर 10 में से 1 सैंपल पॉजिटिव आएगा। फिर दोबारा उस पॉजिटिव को रखेंगे तो हो सकता है वो नेगेटिव आ जाए। जिस तरह से कॉइन टॉस होता है, जिस तरह से लूडो का वो डायस होता है, वैसे वो रैंडम जवाब देता है। तो वही सारी चीजें हमने इसमें साबित की, और साबित करने के बाद एक किताब भी हमने जारी किया, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, जो कि अमेजन में बेस्ट सेलर रहा कुछ समय तक, अभी भी अमेजन में है, दुनिया भर के बड़े बड़े सोशल ऑनलाइन बुक स्टोर्स में है। और ये आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर आप पढ़ सकते हैं इस किताब को। आपने पढ़ा भी होगा, आप में से बहुत लोगों ने। तो यानी कि जिसको आधार बना के आपको कोविड पॉजिटिव घोषित करके आपके घर के बाहर ये जबरदस्ती चिपका दिया, आपके घर को ही जेल बना दिया, जो आधार था वही निराधार है। वो आधार कोविड टेस्ट का किट ही तो था, लेकिन वो कोविड टेस्ट किट ही अपने आप में फ्रॉड है। उसको साबित करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया बुक के फॉर्म में। मैं तो बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, और कई बार मैं वैसे ही बोल चुका हूँ कि यूं मानिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ऐसे लोगों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, ये किताब हमने 2022 में लॉन्च किया था, अभी 2024 है। 2 साल में ये किताब इतना वाइडली रेड है, किसी ने चैलेंज करने की कोशिश नहीं की, किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री पे ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया कि भाई आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। क्योंकि ये सच्चाई है, और ये सच्चाई आप पता कर सकते हैं। आपके पास जेब में 5-10 हज़ार रुपये चाहिए, आप 5-10 रुपये लीजिए, कोई भी सैंपल लीजिए, ह्यूमन सैंपल लीजिए, बंदर का सैंपल लीजिए, चिंपांजी का सैंपल लीजिए, किसी मच्छर मक्खी का सैंपल लीजिए, किसी भी कोविड टेस्ट लैब में जाइए और उन सैंपल को बोलिए कि इन सैंपल को कुछ एक बार टेस्ट कर दीजिए, तो आपके को इमीडिएटली पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त अलग हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया ये रीवेरीफाई कर सकते हैं आप, राइट। रीवेरीफाई करने के लिए थोड़ी सी आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी, और अगर वो भी नहीं करना चाहते, जो किताब का मैंने लिंक दिया, ये किताब आपके आसपास जो हेल्थ अथॉरिटी उनको दे सकते हैं। देखिए ये किताब, कोई इंसान है जो मिसलीड कर रहा है, आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे, वो आपकी किताब नहीं लेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देंगे, क्योंकि अंदर का सच उनको भी पता है, उनको पता है कि बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। तो ऐसा आप में से कोई भी नहीं जिनके घर के बहुत नजदीक कोई ना कोई टेस्ट लैब ना हो, तो आप थोड़ा हिम्मत करके वो दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, अगर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर यकीन नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आपको ये टेस्ट कर देंगे। और जैसे मैं बताया, इसका पॉजिटिव रेट है 10%, यानी कि अगर ये साबित करना हो कि आज देश में 1 लाख कोविड पॉजिटिव केसेस हैं तो 10 लाख टेस्ट करने पड़ेंगे। याद कीजिए उस वक्त कि टेस्ट किया, कोविड पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वो इंसान बोलता है मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, तब एक नया नाम कोड कर दिया गया, एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव। मतलब सिम्टम तो है नहीं, लेकिन आपको कोविड है, और आप भी मान गए, डर के मारे बंद हो गए, कमरे में क्वारंटाइन हो गए, राइट। तो ये क्वारंटाइन होने से कैसे बीमार पड़ते हैं, इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं, इसको समझते हैं जरा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट सिर्फ आपको ये बताने के लिए था, आपको एहसास दिलाने कि आप बीमार पड़ चुके हैं। कैसे मानेंगे, बीमार तो थे नहीं, तो ये टेस्ट को बीच में डाल दिया। अगर इस टेस्ट को हटा दें तब इसको आप सर्दी खांसी जुकाम बुखार बोलेंगे, और टेस्ट को डाल दें तो ये कोविड बोलेंगे। कोविड या जो सो कॉल्ड कोविड है, इसका ऐसा एक भी सिम्टम नहीं है जो नॉर्मली बुखार, सर्दी जुकाम बुखार या इन्फ्लुएंजा का नहीं होता। कई लोग बोल रहे थे उस वक्त, मैग्नीफाई कर दिया कि सूंघने की शक्ति चली गई या टेस्ट करने की शक्ति चली गई। बचपन से मुझे जितनी बार बुखार हुआ, जितनी बार सर्दी जुकाम बुखार हुआ, उतनी बार मेरा मुझे टेस्ट नहीं लगता था, स्मेल भी चली जाती थी, फिर अपने आप आ जाता था। आप गौर करेंगे तो ये आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन उसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो ये कोई एक्सक्लूसिव कोई सिम्टम नहीं है, ये सिम्टम बचपन से हम सबने देखा है, राइट। ना ही ऐसा कोई सिम्टम एक्सक्लूसिव है, ऐसा कोई दावा किसी ने किया है आपको, राइट।
राइट। तो लेकिन उस वक्त आपने माहौल देखा कि लोग बीमार भी पड़ रहे थे, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। उसका कारण क्या है? उसका कारण अब आता है मेडिकल साइंस की बात। मेडिकल साइंस की बात कर लेते हैं। उसका कारण का नाम है, इसे बोलते हैं एफरेंट मिसमैच। इसे बोलते हैं एफरेंट मिसमैच। याद रखिए, ये बड़ा काम आएगा। एफरेंट मिसमैच। एफरेंट मिसमैच क्या होता है? जो आपको दिखाया जा रहा है, इमेजिन कीजिए आप एक डरावनी मूवी देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में बैठे डरावनी मूवी देख रहे हैं, आपको पता है ये सिनेमा हॉल है, मैं बिल्कुल सेफ हूं, कोई भूत है नहीं, ना हो सकता है, ना भूत पर भरोसा करते हैं, लेकिन डरावनी मूवी देख रहे हैं भूत की। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको सब कुछ लॉजिकली पता है कि मैं सिनेमा हॉल में हूं, किसी जंगल में नहीं, किसी खुफिया महल में नहीं, किसी किले में नहीं, और मैं आई एम वेरी वेरी सेफ विद माई फैमिली, और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक मूवी चल रही है। उसके बाद भी जब वहाँ डरावना सीन आएगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और आपको एक्चुअली डरने लगते हैं, और उस वक्त आपकी सांसें भी नॉर्मल हो जाती है। इसको कहते हैं एफरेंट मिसमैच। एफरेंट मिसमैच का मतलब कि आपका दिमाग परसीव कर रहा है कि डर है, लेकिन आपका बॉडी को, आपके बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि आप सेफ हैं। दो अलग अलग चीज़ें फीड हो रही हैं आपके ब्रेन में। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि आप डरावना सीन है, डरो, बट इन रियलिटी आपको ये भी पता है कि भाई सब कुछ नॉर्मल है। जब दो अलग अलग सिचुएशंस आपको फीड की जाती है, तो तब जो एक स्थिति बनती है, इसे बोलते हैं एफरेंट मिसमैच। एफरेंट मिसमैच जब होता है तो ऐसे में आपकी जो ब्रीदिंग शैलो होने लगती है, आपका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आने लगता है। जब आपका SpO2 नीचे आने लगेगा तो आपके बॉडी में जो ऑलरेडी वायरसेस हैं, जो कि होते ही हैं, वो H1N1 वाले भी होंगे, कोरोना वाले भी होंगे, कॉमन कोल्ड वाले भी होंगे, कोई और इन्फ्लुएंजा वाला भी होगा, उनमें से कोई ना कोई हावी हो सकता है, हो जाता है, और तब कफ होना या रेस्पिरेटरी इलनेस होना, इन्फ्लेमेशन होना या फिर फीवर होना, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसे कहते हैं एफरेंट मिसमैच। तो यही चीजें हो रही थी आपके साथ कि टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा था, बार बार मोबाइल के रिंगटोन में जो आ रहा था, लॉकडाउन में ऑलरेडी आप बैठे हुए थे डर के मारे, अखबार में तो रोज यही पढ़ने को मिल रहा था, और तो वो एक मूवी की तरह चल रहा था कि सब कुछ डरावना है, जबकि इन रियलिटी आपका बॉडी तो हेल्दी था। जब ये दो तरह की फीड आपको मिल रहा है, एज ए रिजल्ट आपका जो फिजियोलॉजिकल इसका जो आउटकम है वो है एफरेंट मिसमैच, यानी कि आपका ब्रीदिंग लो हो जाना, जो कि ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक आउटपुट होता ही है, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया है। और इसके चलते SpO2 नीचे होते ही आपकी इम्यूनिटी नीचे हो गई, वायरस जो बॉडी में रहता ही है वो ज़्यादा बदमाश हो गए, और आपको फ्लू लाइक सिम्टम आ गए, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम। और ऐसे में जैसे ये खांसी जुकाम, याद कीजिए उस समय कोई अगर खांस भी दे तो लोग भाग जाते थे डर के मारे कि कोरोना आ गया, याद आ रहा है, राइट? वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी था कि हम शायद याद करना भी नहीं चाहते। कोई अगर कर दे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बॉम्ब से किसी को उड़ा दिया, किसी ने गोली चला दी हो, ऐसे लोग भागते थे। याद कीजिए, एक बार याद करना होगा अगर दोबारा आप बुद्धू नहीं बनना चाहते हैं तो, राइट? तो ऐसे में परिवार वाले ऑलरेडी घबराए हुए हैं, वो बोलते हैं कि कोविड टेस्ट करा लो। और कोविड टेस्ट का सत्य मैंने अभी भी आपको बताया कि हर 10 में से एक टेस्ट तो पॉजिटिव आना ही है, यानी कि 10 लोग टेस्ट कराएंगे, पॉजिटिव आ गया, देखो जी ये कोविड है। अब वो बोलेगा मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ थोड़ा खांसी जुकाम है, नहीं आपको कोविड है। तो इस तरह से आप ट्रैप में फंस रहे थे, और ये तो पहला स्टेज है ट्रैप का। अगला स्टेज अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के एक कुछ लॉजिकल मेडिकल साइंस की बात आप कर लेते हैं। मेडिकल साइंस की बात करें तो उस दौर में क्या आपने गौर किया, किसी भी तरह का जानवर, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो गाय भैंस हो, ये सारे नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। इंसान घर में बंद था और जानवर सब सुख शांति से जी रहे थे, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं था, बिकॉज इंसान तो घर में बंद है, फैक्ट्रियां बंद है। तो सोचने की बात है कि ये कोरोना का वायरस की खासियत ये है कि चुन चुन के इंसान के बॉडी में जाके वो उसको मार रहा था, और जैसे पता चले ये तो कुत्ता है, ये तो बिल्ली है, ये तो गाय है, ये तो भैंस है, उनको कुछ नहीं कर रहा था। कोई भैंस मरा, कोई कुत्ता मरा, कोई बिल्ली मरी। क्या वायरस सिलेक्टिव होते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कौन से वाले इंसान को अटैक करना है कि जानवर को अटैक करना है? वायरस कैन नॉट बी सिलेक्टिव, दे आर नेवर सिलेक्टिव। वो सभी के बॉडी में इक्वली जाएंगे सभी, और कुछ जानवरों की हो सकती है इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, वो नहीं बीमार पड़ेंगे, लेकिन कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंसान बीमार पड़ रहा है। इस बात को आपने हजम भी कर लिया। अगर आपने इस बात को हजम कर लिया, इसका मतलब जो साइंस में आपने 12th तक पढ़ा उसमें कुछ नहीं सीखा आपने, जो बायोलॉजी आपको 10th तक पढ़ाएगी कुछ नहीं सीखा आपने। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। याद कीजिए वो समय जब किसी को ये ऐलान कर दिया जाता है ये मर गया कोरोना से, इसकी तो बॉडी नहीं मिलेगी क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलेगा। आपने क्लास 8 में ये पढ़ा है कि डेड बॉडी ना तो ब्रीथ कर सकती है, ना बोल सकती है, तो इसीलिए डेड बॉडी इन्फेक्शन नहीं फैला सकती। डेड बॉडी लाइक ए रॉक, पत्थर की तरह, वो इन्फेक्शन नहीं फैला सकती, यही हमने पढ़ा। लेकिन जब वहाँ डर के मारे आपने जो बोला गया, लॉजिक को छोड़ के, साइंस को छोड़ के, जो बचपन से पढ़ा उस पढ़ाई को इग्नोर करके वो बात मान लिया। और शॉकिंग बात यह है कि जिन माँ बाप ने बचपन से पाला पोसा, उन माँ बाप में से किसी को कोरोना की वजह से बोला देहांत हो गया, ऐसा बोल दिया गया, और डर के मारे उनकी लाश लेने भी नहीं गए, ना उन्होंने दिया, ना ही अंतिम संस्कार किया। तो याद कीजिए ये एक भयानक समय था, आपको बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, पूरी तरह से लूटा गया। कैसे लूटा गया उस पर थोड़ी देर बाद आऊँगा, लेकिन ये सारा कुछ हुआ। अगर ये असली में होता, असली में कोई कोरोना होता, तो फिर कुत्ते बिल्ली बंदर ये सब कैसे बच गए? या फिर अगर उनको भी छोड़िए, इंसान में याद कीजिए ये वही दौर था 2020 का, जब पूरे देश में माहौल था, किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में वहाँ हमारे कैंप थे, सिंगू बॉर्डर में कैंप था, गाजीपुर बॉर्डर में मेरे कैंप थे, मेडिकल कैंप थे, किसानों की सेवा के लिए हमने कैंप लगाए थे, मैं और मेरे मेडिकल नाइस एक्सपर्ट। कुछ नाइस एक्सपर्ट आप देख रहे हैं इस ग्रुप में भी होंगे जो वहाँ पे पूरे साल भर बैठे रहे, दिन रात, और वहाँ पे कोई मास्क अलाउड नहीं था, कोई टेस्ट अलाउड नहीं था, और लाखों किसान साल भर जब लॉकडाउन चल रहा था सड़क पे बैठे हुए थे, उनमें से एक भी किसान कोरोना कोविड फ्लू इससे नहीं मरा। और हम गवाह हैं, बिकॉज हमारा मेडिकल कैंप था लगा हुआ, पूरे 1 साल लगा था, 2 बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में। एक सवाल आप किसी से पूछिए, इसका साइंटिफिक आंसर ढूंढिए। एक तरफ तो लोग मर रहे हैं कोरोना से, ये पिक्चर आ रही है, लेकिन वो जो आंदोलन चल रहा था वहाँ कोरोना से कोई मरा नहीं, किसी को कोरोना हुआ नहीं। वहाँ पे एक नियम भी था कि कोई कोविड टेस्ट नहीं कराएगा, ये नियम वहाँ पे था। कोविड वाले को घुसने नहीं देंगे, ऐसे डॉक्टर को टेस्ट करने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे उनको खांसी जुकाम बुखार नहीं हुए, कुछ लोगों को हुए, उनको 3 स्टेप फ्लू डाइट से वो ठीक भी हो गए, नॉट ए सिंगल डेथ।
नॉट ए सिंगल डेथ। 5-6 लाख लोग बैठे रहे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर में, 1 साल तक सड़क पे बैठे रहे, 1 साल तक वो कैंप करते रहे, किसी ने मास्क, किसी ने सैनिटाइजर, किसी ने किसी भी चीज़ का कोई प्रोटेक्शन या सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल नहीं पैदा होता। और उनमें उनके साथ हम भी बैठे रहे, हमारी टीम भी बैठी रही 2 बॉर्डर में अलग अलग। और ये इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते जो भी ये सोचते हैं कि उस वक्त असली में कोई कोरोना था, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री की झांसे में जो लोग आ गए। तो ये जो 5-6 लाख लोग बैठे थे, इनमें से एक भी किसी भी की मृत्यु नहीं हुई इस कारण से, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? राइट, इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। राइट, तो ये सब बताना मेरे लिए ज़रूरी है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएं बिटवीन मेडिकल इंडस्ट्री एंड मेडिकल साइंस। अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएं तो याद रखिए कि अगला ऐसा ही ट्रैप दोबारा आने वाला है जैसे अभी 2022 में लाने की कोशिश की थी। याद कीजिए 2022 में इस तरह के अखबार में दोबारा से फोटो आने लगे थे, ये तो डॉक्टर नाउ अर्जेस टू बी अलर्ट अबाउट मंकी पॉक्स। कुछ याद है मंकी पॉक्स 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया। इस फोटो को याद रखिए, ये फोटो थोड़ा जूम इन कर सकते हैं, ये फोटो को याद रखिएगा, ये फोटो की जरूरत आपको पड़ेगी। और ऐसा बता दिया गया कि अब नया पेंडेमिक आ गया है, मंकी पॉक्स आ गया है, देखो ऐसे लोगों को हो रहा है। राइट, लेकिन जब ये 2022 में इस तरह की खबरें अखबार में याद कीजिए और कई स्कूल दोबारा बंद कर दिया गया, जब ये कुछ मॉल बंद कर दिया गया, ये कगार पे आ गया कि भाई अब लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं और हमारी टीम, नाइस एक्सपर्ट की टीम बहुत बड़ी हो चुकी थी पूरे देश में, और हमने फटाफट इससे पहले कि ये सब नौबत आती, हमने उस वक्त कुछ स्टेप्स लिए, बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मंकी पॉक्स का किट खरीदा, जो टेस्टिंग किट है, RT-PCR किट। एक किट का दाम 1.5 लाख रुपए लगे, बहुत महंगा। और वो टेस्ट किट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके स्क्रीन के सामने जो मैंने खरीदा। और RT-PCR टेस्ट मशीन में उसका भी एक हम बोलेंगे इसे स्टिंग ऑपरेशन करके देखा। स्टिंग ऑपरेशन किया हमने, ये डॉक्टर नमिता हमारी टीम की डॉक्टर MBBS MD जनरल मेडिसिन, तो इनका ब्लड सैंपल लिया गया और ब्लड सैंपल लेके ये टेस्ट करना था कि क्या ये मंकी पॉक्स पॉजिटिव है। तो हमने एक बार टेस्ट किया तो मंकी पॉक्स नेगेटिव आया, लेकिन हमने बोला एक बार टेस्ट नहीं करेंगे, हम टेस्ट करते जाएंगे और एक ही ब्लड सैंपल को। जब बार-बार टेस्ट किया तो पाया गया, जो हमने कंक्लूड किया ये टेस्ट रिजल्ट है, बार-बार टेस्ट करने पर ये पाया गया कि हर 25वां टेस्ट ऑन एवरेज 25 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आता है। यानी कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि हमारे देश में 4 मंकी पॉक्स पॉजिटिव केस मिले हैं तो 100 टेस्ट करने पड़ेंगे। कोरोना वाले टेस्ट किट में सेटिंग थी हर 10 में से एक पॉजिटिव, यहाँ जो सेटिंग थी हर 25 में से एक पॉजिटिव। तो जो टेस्ट के रिजल्ट कुछ इस तरह से आते हैं, ये असली वाले जो उस वक्त जो आए थे वो है। और टेस्ट में जो साइकिल थ्रेशोल्ड है डॉक्टर नमिता का जो है 26, यानी कि मंकी पॉक्स पॉजिटिव। राइट, और तो इस तरह से आता है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब एक तरीका है ट्रैप करने का, लेकिन हमने इस तरीके को एक्सपोज कर दिया, इन टेस्ट के नतीजे को लिया, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी एक फोटो दिखाई आपको, ध्यान दीजिए, ये, और ये 2022 में सारे अखबार में आ गया। याद कीजिए, दोबारा से आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि देखिए मंकी पॉक्स होने लगा, इस तरह की फोटो आने लगी। तो इसको एक्सपोज करने के लिए हम कुछ साल पहले गए और इंटरनेट में सर्च किया तो हमने पाया ये 2015 में अखबार में आया था, मंकी पॉक्स आ गया, तब भी यही वाला फोटो दिखाया गया था। और ये देखिए, ये वही वाला एग्जैक्ट फोटो है। और उससे पहले BBC ने उसी दौरान 2017 में मंकी पॉक्स का ऐलान किया था, तब भी उसी वाले विजुअल को यूज़ किया था। और उसके बाद उससे पहले आर्काइव में गए, 1997 1 जनवरी की आर्काइव है, और इस आर्काइव में भी वही फोटो था। तो जो अभी प्रोपेगेंडा मीडिया आपको दिखा रहा था, देखो इस तरह के मंकी पॉक्स हो रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने पुराना एक फोटो उठा के दिखा दिया, जबकि इन रियल देयर वाज नो मंकी पॉक्स। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ ठीक इसी तरह से ये वाला फोटो भी अगर आपकी मेमोरी में आ रही होगी कि देखिए इस तरह से लोगों को मंकी पॉक्स हो रहा है, जबकि ये भी 2010 के आर्काइव से उठाया गया फोटो है। ये सारे सबूत इकट्ठे करके एक किताब बनाई हमने, मंकी पॉक्स पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड। और ये किताब को आयुष मंत्रालय स्पॉन्सर्ड एक इवेंट में जाके बुक लॉन्च करके मीडिया के सामने वहीं हमने इसको एक्सपोज कर दिया कि भाई जिस तरह से वो खेल आप लाए हैं कोरोना का, उस तरह से एक और खेल लाने वाले हैं, लेकिन लाने से पहले किस तरह से लाने वाले हैं और आगे क्या प्लानिंग है और कब कौन महीने भर में क्या क्या कब लॉकडाउन होना है, वो सारा कुछ इसमें डाल दिया सबूतों के साथ। ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे तो ये किताब भी आपको मिल जाएगी। वैसे ये किताब दुनिया भर के बहुत सारे बुक स्टोर्स में, ऑनलाइन बुक स्टोर्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इतना समझना जरूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है कि भाई अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज से बीमार पड़े तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो मेडिकल इंडस्ट्री के ट्रैप है उससे बचना जरूरी है। उस ट्रैप में फंस के उनकी बातों में अगर आ गए तो आपकी जान और माल दोनों ही जा सकती है। तो यहां तक मैंने आपको ये समझाया, चाहे वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो मंकी पॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, वो सिर्फ एक ड्रामा है आपको ट्रैप में फंसाने का। ट्रैप में क्यों फंसाना चाहते हैं, क्या मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, कौन फंसाना चाहता है, मैं जानता हूं हजारों क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो उनके आंसर भी फॉलो आने वाले हैं। उनके आंसर को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस या इनफेमस बीमारी का एग्जाम्पल दूंगा तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है और अविश्वसनीय भी है, और ये उदाहरण है HIV एड्स। राइट, तो HIV एड्स, जिस तरह से HIV एड्स से बचने के लिए आपको कॉन्डम लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ दुनिया में डाल दिया। उसी तरह से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ेगा, पट्टी लगाना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से डाल दिया। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड अभी समझ जाएंगे 5 मिनट के अंदर, तो आप यकीन ही नहीं कर सकते आप ये कि भाई इस बात को समझें, माने जो कि सबूतों के साथ है, या जो अभी तक मुझे बताया गया उस बात को माने, जो अभी तक बताया गया कि उसके कोई सबूत दिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसके सबूत भी दे रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आते हैं HIV एड्स पे। 1981 में एक, जैसे अभी कोरोना एक शब्द आया तो कोविड-19, वैसे एक शब्द लाया गया HIV एड्स, और उसके लिए भी एक किट लॉन्च किया गया, जिस तरह से मंकी पॉक्स टेस्ट किट लॉन्च किया गया, जिस तरह से कोरोना का टेस्ट किट लॉन्च किया गया। और तब ये एक नियम बनाया गया कि जो भी लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होगा उन सबका HIV टेस्ट करेंगे। अगर HIV टेस्ट के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसे ट्यूबरकुलोसिस ना बोल के HIV एड्स का पेशेंट बोल देंगे, और टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया तो उसे ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। तो इस तरह से HIV एड्स को दुनिया में लोगों के बीच में उतारा गया। HIV एड्स कोई नई बीमारी नहीं है,
सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को एक टेस्ट कराना है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव तो ये HIV टेस्ट एड्स बोला जाएगा आपसे, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव तो उसको ट्यूबरक्लोसिस बोला जाएगा। ये इसका ओरिजिनल डेफिनेशन था 1981 का। फिर 1982 आया, 1982 में ट्यूबरक्लोसिस के अलावा 12 और बीमारियों के नाम जोड़ दिए गए, जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि भाई इससे ट्यूबरक्लोसिस नहीं, ये और 12 नाम है, अगर ये भी इनमें से भी कोई बीमारी होगी तो भी HIV का टेस्ट करेंगे। पॉजिटिव आया तो उसे HIV का पेशेंट बोलेंगे, टेस्ट में नेगेटिव आया तो उसको उस बीमारी का पेशेंट बोलेंगे जिस बीमारी ओरिजिनली वो बोल रहा था। लेकिन आगे जाके 1987 में 25 और बीमारियों के नाम जोड़ दिए गए। वो लिस्ट आपके सामने है कि इन बीमारियों के साथ ग्रस्त लोग भी अगर आएंगे तो उनका भी वही वाला किट से टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में पॉजिटिव आया तो वो HIV पेशेंट बोलेंगे, नेगेटिव आया तो बोलेंगे उस बीमारी से। जिस तरह से अभी हो रहा था, आप याद कीजिए कि इंसान हार्ट अटैक की वजह से अगर 2021 में हॉस्पिटल जाता था तो डॉक्टर बोलता था पहले मैं कोविड टेस्ट करूंगा, कोविड पॉजिटिव आया तो हार्ट अटैक छोड़िए, पहले मैं कोविड का इलाज करूंगा और उससे ठीक होंगे तब मैं आपका हार्ट का इलाज करूंगा। हुआ था कि नहीं हुआ था, राइट? तो वही तो कोई नया खेल नहीं, ये खेल पहले से चल रहा था। और उसके बाद 1992 में 4 बीमारियां और जोड़ दी गई कि इन बीमारियों में भी हम पहले HIV टेस्ट करेंगे, HIV का पॉजिटिव आया तो उसे HIV पेशेंट बोलेंगे, HIV नेगेटिव आया तो उस बीमारी का पेशेंट बोल देंगे। तो उसके बाद 2008 में 2 बीमारियां और जोड़ दी गई। तो HIV के पेशेंट्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ बीमारियां जोड़ी और हर बीमारी के साथ टेस्ट अनिवार्य कर दिया, जैसा कि पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी किसी को इनमें से कोई बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल फ्लू होता है, जब भी आपको खांसी जुकाम बुखार होगा, तब अगर HIV टेस्ट करेंगे तो चांसेस है कि HIV पॉजिटिव निकलेगा। तो जब भी कभी आपको मलेरिया होगा तब भी आप टेस्ट करेंगे तो चांसेस है कि उस वक्त टेस्ट रिजल्ट में HIV पॉजिटिव निकल जाए। तो क्या आप HIV के पेशेंट हैं? HIV के पेशेंट नहीं, ये टेस्ट किट का कमाल है। जो टेस्ट किट का खेल मैंने आपको मंकी पॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में एंड कोरोना कॉन्टेक्स्ट में अभी भी समझा कहता हूँ, वो वही वाला खेल है। और ये खेल जब चल रहा था तब कैरी मुलस जिंदा थे। कैरी मुलस ने तब कई बार प्रोटेस्ट किया और कई बार जर्नल में और अखबारों में, टीवी न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि ये झूठ चल रहा है, झूठ चल रहा है। मेरे RT-PCR टेस्ट से ना तो कोई वायरस डिटेक्ट होता है, ना यहाँ कोई वायरस हो रही है, ये लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो उन्होंने बोला वो आप रिट्रीव कर सकते हैं, वो ऑलरेडी जर्नल्स में दर्ज है विद ऑल द एविडेंसेस जो कि उन्होंने दिया, क्योंकि वो खुद ही इन्वेंटर थे RT-PCR टेस्ट के। तो अब इसको कंक्लूड करने के लिए मैं एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ कि जो टेस्ट के जो क्राइटेरिया HIV टेस्ट का जो किट बनाया, वो किट अलग अलग देशों के लिए अलग अलग बनाया, अलग अलग उसमें प्रोटीन डाल दिए गए टेस्ट करने के लिए और अलग अलग एक तरह का मॉलिक्यूल डाल दिया टेस्ट करने के लिए। यानी कि उसका अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि भारत में अगर कोई भी एक इंसान को HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया गया और वो परेशान, तो उसे बोलिए कि आप UK चले जाओ। जाके जब UK का HIV टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का टेस्ट किट अलग है, यहाँ का टेस्ट किट अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग टेस्ट किट है। तो ये लेकिन क्या है कि यहाँ का इंसान वहाँ का नहीं जानेगा, वहाँ का इंसान यहाँ नहीं आएगा और इतना डिटेल में कोई जानता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं जर्नल्स के अंदर तक जाता हूँ तो मैंने ये स्लाइड बनाया आपके लिए। इस स्लाइड में अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टेस्ट किट जो बनता है वो टेस्ट किट इस आधार पर बनता है कि किस देश में ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना है, राइट? तो उस आधार पर वो टेस्ट किट बनाया जाता है। तो ये सामने आपके सबूत है। और एक आखिरी एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ इसको समझाने के लिए कि आप लोगों ने पिछले 4 साल में सीखा एक शब्द एंटीबॉडी। आपको ये पता चल गया कि जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया या बाहर से कोई अटैक होता है बॉडी में, तो बॉडी उस दुश्मन को समझ के एक हथियार अपने खुद ही बनाता है, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। उस हथियार से बॉडी लड़ता है हथियार की मदद से और वो वायरस बैक्टीरिया खत्म कर देता है। यानी कि वो हथियार एंटीबॉडी होना आपकी बॉडी में जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी वो है, यानी कि वो वायरस हो नहीं सकता, क्योंकि एंटीबॉडी है, वो हथियार है तो वायरस मर गया होगा, राइट? कोविड टेस्ट में भी ये किया, कोविड टेस्ट में एंटीबॉडी है क्या, इसका मतलब वायरस नहीं है। यही एक पैरामीटर बनाया गया। तो इसका इफ एंटीबॉडी पॉजिटिव दैट मीन्स कि वो वायरस नेगेटिव आपकी बॉडी में नहीं है, एंटीबॉडी है तो वायरस नहीं है। लेकिन HIV एड्स में इसको इसी रूल को उल्टा कर दिया। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है इसका मतलब HIV पॉजिटिव भी है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साइंस तो गई तेल लेने कहीं कोने पड़ी है। तो अलग अलग वायरस के लिए 2 अलग अलग प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं? पहली बात तो वायरस है क्या, और मान लो हाइपोथेटिकली है भी तो उनके प्रिंसिपल कैसे अलग अलग हो सकते हैं? ये आप किसी को कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, राइट? तो ये तभी हो सकता है जब कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, राइट? मैंने एक सवाल पूछा था, ये सवाल पूछा था मैंने डॉक्टर रिचर्ड स्मिथ जो कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के पूरे ग्रुप के चीफ एडिटर रहे हैं 25 साल, 25 ईयर्स, लॉन्गेस्ट हिस्ट्री, राइट? दुनिया के जाने माने अथॉरिटी और दुनिया के सबसे बड़े जर्नल ग्रुप के सबसे बड़े पोस्ट पे 25 साल तक वो रहे थे। और 2016 में इनसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि 2016 में मैसूर यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरे हुए, उसमें एज ए चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया था। उसमें मेरा भी एक स्पीच था, मेरा भी एक लेक्चर था, DIP टाइप मेरा लेक्चर था। तो तब मेरे लेक्चर से पहले इनका लेक्चर था। तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि बीमार कौन नहीं है, तो उनका जवाब, उन्होंने अपने लैपटॉप से एक स्लाइड निकाल के दिया। वो स्लाइड हूबहू मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेल्दी कौन है, उनका जवाब था समबडी हु हैजंट हैड एनफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो एक ही लाइन में उन्होंने बड़े आराम से क्लियर कर दिया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे तो बीमारी सबको दिखाई देगा, राइट? बना ही देंगे बीमार। डायग्नोस्टिक टेस्ट को इस तरह से बनाया जाता है ताकि आपको बीमार घोषित किया जाए।
तो ये तो है मेडिकल इंडस्ट्री। अब बात कर लेते हैं मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस की बात करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 1884। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच एक सर्जन थे, उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया, कॉच पोस्टुलेट, जो आज भी प्रोटोकॉल को लोग मानते हैं, साइंस कम्युनिटी मानती है। कॉच पोस्टुलेट का मतलब, हम बात कर रहे हैं अभी इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर, राइट। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, इसके ऊपर हमारी बात चल रही है, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे टैकल करना है, मेडिकल इंडस्ट्री को कैसे टैकल करना है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज पे सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल बनाया गया कॉच पोस्टुलेट, तो उस पर बात करना जरूरी है कि कैसे पता चलेगा किसी भी एक इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस से हम बीमार पड़े कि नहीं पड़े। यही वाला वायरस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना केले वाला, राइट, कि कैसे पता चलेगा इन 4 में से किसने आपको बीमार किया, राइट। इस तरह से तो तब एक पोस्टुलेट बना कि कैसे पता चलेगा कि यही वाला बैक्टीरिया, वायरस ने आपको बीमार किया, या इसी बैक्टीरिया से इस तरह की बीमारी होती हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो रूल दिए, 4 नियम दिए। रूल नंबर 1 कि जो वायरस है या बैक्टीरिया से आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर ढंग से बीमार होती है, वो वायरस बैक्टीरिया लेके आप एक चूहे के अंदर डाल देंगे। उस चूहे के अंदर दूसरे चूहे से लेके, जिस चूहे को ऑलरेडी वो वाली बीमारी है और आपने सस्पेक्ट किया कि यही वाले कीटाणु से हुआ, वो कीटाणु उस चूहे से निकाला और दूसरे चूहे में डाला। अब दूसरे चूहे में जब डाला तो दूसरे चूहे में भी वही वाला वायरस मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। उस वायरस को उस चूहे से निकाल के एक और चूहे में डाला। अब इस चूहे को भी वही वाला बीमारी होनी चाहिए और जो बीमारी पहले वाले चूहे को थी। अब इस चूहे से दोबारा से वही वाला वायरस रिट्रीव भी हो जाना चाहिए, और ये वायरस और पहले चूहे का वायरस दोनों अगर सेम हो, इन दोनों चूहे के बीच में जो सिम्टम्स एक्जैक्टली सेम हो, तो ये क्वालिफाइज कॉच पोस्टुलेट। इसका मतलब ये वायरस से ये बीमारी होती है, कोरोना से आपको निमोनिया होता है, ये रिलेशनशिप कायम होता है, तभी उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से बीमारी होती है, हम डेफिनेटनेस से कह सकते हैं। तो चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, तो इन सारों ने कॉच पोस्टुलेट को पास किया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, HIV एड्स के कॉन्टेक्स्ट में या कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉच पोस्टुलेट को इग्नोर कर दिया गया। नहीं भाई, इसको जरूरत नहीं है, बिकॉज पता है कि इसमें तो फंसी जाएंगे, तो इसको ना कराया। अभी तक नहीं कराया तो भाई हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री करा के देख सकती है, लेकिन ये ना तो सवाल आप पूछेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट भी नहीं पूछेंगे। तो जब सवाल ही नहीं पूछना है इवन एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो ये पढ़ाई करके फायदा भी क्या है। ये सिलेबस में था, याद कीजिए, जिन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाई तो सिलेबस का पार्ट है, तो आपने क्यों पढ़ाई की जब आपको ये सवाल पूछना नहीं है, या तो ये गलत है तो सिलेबस में क्यों है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल होने की जरूरत है, सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि सवाल है आपके लाइफ एंड डेथ का। अब एक इंटरेस्टिंग मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री को आसानी से आप समझ पाएं इसलिए उदाहरण लूंगा डॉन का। डॉन याद कीजिए, 2022 में डॉन आया था, जो कि सीक्वल था पुराने डॉन का, अमिताभ बच्चन वाले डॉन का, जो 40 साल पहले आया था। 40 साल बाद इसका सीक्वल बनाया गया 2022 में। इस बार शाहरुख खान डॉन बना, राइट। तो याद आ रहा, आई एम श्योर याद आ गया, 2022 वाला तो याद आ ही गया होगा। तो अब अगर आपने दोनों मूवी देखेंगे तो सीन बाय सीन सब कुछ बिल्कुल सेम आपको देखेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम सेम देखेंगे, डायलॉग भी बहुत सारे सिमिलर देखेंगे, गाने बहुत सारे सिमिलर देखेंगे। फर्क सिर्फ इतना कि 40 साल का बाद एक सीक्वल बनी, फर्क सिर्फ इतना कि तब एक्टर कोई था, अब एक्टर कोई है, राइट। अब इसी एग्जांपल ले लेते हैं एक नए वाले डॉन, राइट। तो यहाँ मानिए कि जो आपने अभी देखा कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में जो खेल खेला गया, उसको इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। ये खेल कब शुरू हुआ? दिसंबर का महीना था 2019, जब WHO ने खेल शुरू किया, और इसमें पहली चीज़ उन्होंने बोली कोई मिस्टीरियस निमोनिया देखी गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस निमोनिया में कफ, फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, बॉडी होता है। उसके बाद उन्होंने इसमें जो मेन हीरो था, जो ये सब दुनिया को बता रहा था, उसका नाम एंथनी फॉची। और उसके बाद उन्होंने यही बताया कि RNA वायरस रिस्पॉन्सिबल है। फिर बताया गया RT-PCR टेस्ट से ही टेस्ट होगा। फिर बताया गया WHO का एक इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें, वही डिसाइड करके दुनिया को बताएगी, और इसमें कॉस्ट पोस्टुलेट को इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई जरूरत नहीं इसकी। और उसके बाद ये भी ऐलान कर दिया इसके ना तो कोई दवाई है ना कोई वैक्सीन है, याद कीजिए, राइट। और इसमें बिल गेट्स का मेजर रोल आपने देखा, ये चेहरा बिल्कुल सामने आया। तो ये सब जो हुआ, राइट, ये आंसर है कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। इट इज़ कोविड-19 जो नया वाला डॉन है। लेकिन 40 साल पहले भी यही वाली स्क्रिप्ट, यही वाली मूवी बनी थी, और तब भी दिसंबर का महीना था, और तब भी बोला गया था मिस्टीरियस निमोनिया कोई आ गया दुनिया में, और तब भी बोला था इसमें फीवर होता है, कफ होता है, एक्सट्रीम वीकनेस होता है, बॉडी एक होता है। तब भी बोलने वाला इंसान एंथनी फॉची ही था, और तब भी वो RNA वायरस की बात कर रहे थे, तब भी वो RT-PCR टेस्ट के माध्यम से ही टेस्ट कराना चाहते थे, तब भी WHO पूरी तरह इन्वॉल्व था, तब भी कॉस्ट पोस्टुलेट को इग्नोर कर दिया गया बिना किसी कारण के, तब भी बोला गया कोई दवाई नहीं होती, इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती, और तब भी बिल गेट्स इन्वॉल्व था। लेकिन 40 साल पहले जो खेल खेला गया था, उसमें आंसर है HIV एड्स इज द आंसर, राइट। तो इस बार नया डॉन में शाहरुख खान है, पुराने डॉन में वो अमिताभ बच्चन थे। अब ये जो नया 2020 वाला जो मामला उसमें कोविड-19 है, और इससे ठीक 40 साल पहले 1981 में जो हुआ था उसमें HIV एड्स था। तो ये पैटर्न है, क्योंकि मैंने इस पैटर्न को बड़े गहराई से समझा, इसके ऊपर मैंने काम किया, किताब लिखा, न्यूज़पेपर लिखा। तो जब ये पैटर्न आने लगा तो WHO करतूत तो पहले से ही पता था, मुझे पता चल गया कि ये उसी की चाल है। जिस तरह से पुलिस एक चोर के काम करने के पैटर्न को देख के किसी और चोरी होते हुए देखेंगे तो वो पैटर्न से समझ जाएंगे किस चोर का काम होगा। हर चोर का एक चोरी करने का एक स्टाइल, एक पैटर्न होता है, राइट। उस पैटर्न से पुलिस पहचान लेती है कि किसने किया होगा। ठीक उसी तरह से ये जो पैटर्न को अगर आपने पहले ऑब्जर्व किया था, तो ये जब पैटर्न आ रहा था तो आपको शक नहीं होता कि कोई ड्रामा नहीं चल रहा, आपको क्लियर होता कि ये ड्रामा चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये पैंडेमिक नहीं है तो पैंडेमिक है। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं, जब तक मेडिकल इंडस्ट्री के इस खेल को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने आप को हेल्दी रख नहीं सकते, आप ट्रैप में फंस जाएंगे और गया आपका माल
और जान दोनों ही। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसके सारे एविडेंस अगर आपको चाहिए पुराने डॉन का और नए डॉन का, तो दोनों के लिए मैंने 2 किताबें अलग अलग लिखी हैं। ये दोनों किताबें मेरे वेबसाइट में है, मैं आपको भेज भी दूंगा, कुरियर से भी भेज दूंगा, तो आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके सबूत। ये सबूत आप देखिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, अपने आसपास के साइंटिफिक कम्युनिटी से बातचीत कीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लोग पहली नज़र में तो इग्नोर करेंगे या आपको ये भी बोलेंगे कि भाई आप सूडो साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप कंपेलिंग एविडेंस देंगे और आपके खिलाफ कोई एविडेंस काउंटर एविडेंस नहीं दे पाएंगे, तब जरूर आपका विश्वास बढ़ जाएगा, जो भी आप मुझसे सुन रहे हैं, और लोगों भी आपकी बात समझेंगे। तो यहाँ पे अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। मैंने आपको बात किया कि आज हम बात करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से बॉडी के अंदर आती है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इनमें सबसे भयानक अगर कुछ है तो सांप का डसना होता है। पूरे दुनिया में 10 से 15% ही सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके विनम से आप इंसान मर सकता है, 10 to 15% ओनली, राइट। सो पूरे दुनिया में लगभग एक इंसान के लाइफ टाइम में सांप के डसने से मरने के चांसेस हैं 1/20 लाख। हर 20 लाख में से एक इंसान सांप के डसना कारण होगा मरने का, ऐसा एवरेज है। जबकि हर 8,000 में से एक इंसान के मरने का कारण एक्सीडेंट है। तो आप समझ सकते हैं सांप से डसने से मरने का जो औसत है वो बहुत ही रेयर है, राइट। लेकिन खैर यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ दैट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ताकि आप मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस में डिफरेंशिएट कर पाएं। और आपके ऊपर किसी सांप ने काट लिया गलती से, या कुत्ते ने काट लिया, या कोई टिटनेस के नाम पे कोई कील चुभ गया, तो तब क्या करना है, वो क्या नहीं करना और क्या करना है, ये डिफरेंस आना चाहिए आपको। क्योंकि जो चीज़ नहीं करना वो करेंगे तो भी आप मारे जाएंगे। यहाँ पे सांप ने काटा तो इमीडिएट रिएक्शन क्या, हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल में क्या है भाई, वो बोलेंगे विनम, सांप का जहर, इसका एंटी विनम है जो आपको बचा लेगा। तो क्या आपको पता है एंटी विनम के पीछे का साइंस क्या है? जब आपको पता चल जाएगा एंटी विनम के पीछे का साइंस क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एक खेल का पार्ट है। समझते हैं इसको थोड़ा समझते हैं एंटी विनम क्या है। इसको समझाने के लिए मैं एक घोड़े का इस्तेमाल करूंगा, एक सांप का इस्तेमाल करूंगा, एंटी विनम कैसे बनाया जाता है। मान लो ये सांप है, ये सांप आपको काटे तो आपको उससे बचाया जाए इसके जहर से, तो उसके लिए इसका तोड़ है एंटीवेनम। एंटीवेनम मतलब एंटीबॉडी। तो होता क्या है, एंटीवेनम ऐसे बनाया जाता है, सांप को पकड़ते हैं जिसका एंटीवेनम बनाना है, जहरीला सांप, उस सांप को घोड़े को डसवाते हैं, लिटरली। अब घोड़े को जब सांप डसेगा तो सांप का जो जहर है घोड़े के बॉडी में आ जाएगा। लेकिन घोड़ा इंसान से 5-7 गुना 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, तो घोड़ा सांप के डसने से मरेगा नहीं, और घोड़े की बॉडी उस जहर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी। अब इंसान क्या करता है, वो एंटीबॉडी निकाल लेती है घोड़े के अंदर से, उसके ब्लड में से वो एंटीबॉडी निकाल लेती है, बोतल में डाल देती है, राइट। अब जब यही वाला सांप आपको काटेगा तो आपके बॉडी में ऐसा बोला जाता है कि उतनी शक्ति नहीं कि एंटीबॉडी बना दे फटाफट उस जहर से लड़ने के लिए, लेकिन एंटीबॉडी आपने पहले से ही संभाल के रखा घोड़े का निकाल के। तो आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो वो एंटी विनम बोलेंगे, वो एंटीबॉडी होती है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ताकि आपका बॉडी एंटीबॉडी बना पाए ना बनाए, लेकिन बना एंटीबॉडी है, बना हथियार है जो कि सांप के जहर से लड़ेगा, आपको बचा लेगा। थ्योरेटिकली ये होता है। अब क्या ये प्रैक्टिकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कितना प्रैक्टिकल है। वो ये कि जो सांप का विनम होता है, आप गौर करेंगे ये एक ऐसा प्राणी है जिसके ना तो पैर है, ना तो हाथ है, ना लड़ने के लिए उनके पास कोई अपने आप को बचाने के लिए, उड़ने के लिए, भागने के लिए कोई और अपना प्रोटेक्टिव गियर है, राइट। तो इसीलिए सांप को भगवान ने शायद जहर दिया है जिससे डस के अपने आप को बचाव करे। और ये जो एंटी विनम है ये कुछ समय के अंदर, कुछ दिनों में म्यूटेट होता रहता है। म्यूटेट मतलब कि म्यूटेशन का मतलब आपको पता है, फिर भी समझा देता हूँ जिनको नहीं पता। कि मान लो आपके सामने एक भालू आ रहा है आपको अटैक करने के लिए, लेकिन आपने बंदूक लिया, उसको एम किया कि मैं इसको मार डालूंगा, राइट। लेकिन जैसे ही आपने एम किया वो भालू म्यूटेट होकर मच्छर बन जाता है, मतलब अपना रंग रूप चेंज कर लेता है अपने बचाव के लिए। तो क्या इस बंदूक से वो मच्छर भी मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो मच्छर मारने के लिए आपने एक रैकेट उठाया कि अब तो मच्छर को मार ही डालूंगा, लेकिन मच्छर तब तक म्यूटेट हो जाता है इनटू एन एलिफेंट। क्या जिस रैकेट से, इलेक्ट्रिक रैकेट से मच्छर को मार रहे थे, उसी इलेक्ट्रिक रैकेट से आप भालू को, आप हाथी को मार सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, राइट, क्योंकि वो म्यूटेट हो चुका है। तो सांप का जो जहर है, सांप के बॉडी के अंदर, इसी सांप के अंदर कुछ दिनों में म्यूटेट होता रहता है। यही उसका एक डिफेंस प्रोटेक्टिव चीज़ है। क्योंकि जब सांप ने इस घोड़े को काटा तो इस घोड़े ने एंटीबॉडी तैयार कर लिया। तो अब जब सांप दोबारा इस घोड़े को काटेगा तो सांप को कुछ भी असर नहीं होगा, थोड़ा भी। लेकिन अब जब दोबारा काटेगा सांप, तब तक ये एंटीविनम, ये जो विनम है, जहर है, वो म्यूटेट हो चुका होगा, यानी कि तब भी घोड़े की बॉडी को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, नई एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो थ्योरेटिकली जब सांप ने इसको काटा, और यही वाला सांप, मान लो ये अमेरिका का घोड़ा है और अमेरिका का सांप है, और इस सांप के जहर से एंटीबॉडी बना, वो एंटीबॉडी साइंटिस्ट ने बोतल में निकाला। अब विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स ये सांप कहीं से आके और इंडिया में कोई ले आया और इंडिया में आपको काटा और एंटीबॉडी वाला वो बोतल मिल गया। ओनली इन दिस कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि वो एंटीबॉडी आपकी जान बचा ले। लेकिन क्या चांसेस हैं कि जिस फैक्ट्री में, अमेरिका में, जापान में जिस सांप का सैंपल लिया था, उससे एंटीबॉडी बनाए थे, वो वाले सांप ने भाग के आके 24 घंटे के अंदर ही आपको भी काट लिया और वही वाला एंटीबॉडी वाला बोतल आपके पास आ गया और टाइम पे लगा दिया और आप बच जाएंगे? क्या चांसेस है? थ्योरेटिकली चांसेस हैं 0.0000001% चांसेस हैं, राइट। थ्योरेटिकली उतना ही चांसेस हैं जितना चांसेस रजनीकांत के इस स्टंट में है कि सिगरेट उछाला, जैसा आप देख रहे हैं, और सिगरेट उछालते ही बंदूक की गोली मारी और गोली एग्जैक्ट सिगरेट पे लगी और सिगरेट सुलगा और सिगरेट उसके हाथ में आया, सीधे मुंह में आया और उसने स्मोक किया। तो अगर हम बोलें इसके चांसेस कितने हैं, आप नकार नहीं सकते। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा हो भी सकता है। तो जितना इसके होने की पॉसिबिलिटी है, उतना ही पॉसिबिलिटी है कि एंटीविनम से आप बच जाएंगे, एंटीविनम लेने से आप बच जाएंगे, हॉस्पिटल जाके बच जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सांप का जहर से आप मरेंगे नहीं, मरेंगे जरूर, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं वो एंटीविनम आपकी हेल्प नहीं कर सकता।
क्योंकि जिस सांप के डसने से घोड़े में एंटीबॉडी बना, वो वाला एंटीबॉडी वाला जो बोतल जिसको एंटीविनम बोलते हैं, वो बोतल आप तक पहुंचाया जाए, और जब आपको जो सांप डसेगा वो सांप बिल्कुल सेम होने चाहिए, उस कैटेगरी का नहीं, वही वाला सांप, राइट। और 24 घंटे के अंदर ही आप काट ले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से रजनीकांत का जो ये स्टंट है वो सिर्फ मूवी में पॉसिबल है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया इसके एविडेंस, क्योंकि मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, यही मेडिकल साइंस है, और इसके एविडेंसेस ये आप देख रहे हैं, ये 3 एविडेंसेस यहाँ हैं, 3 एविडेंसेस यहाँ हैं। तो जितनी सारी थ्योरी मैंने आपको समझाई उसके अगेंस्ट ये सारे एविडेंसेस हैं जो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी आप देखिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में एंटीविनम रखा जाता है, तो क्योंकि अधिकतर 85% सांप तो जहरीले होते ही नहीं है। लेकिन जब सांप ने आपको काटा, वो जहरीला पहले भी नहीं है, आप हॉस्पिटल ले गए, वो जो भी बोतल में था आपको लगा दिया, एनीवे आपको बचना था ही, आप बच गए, तो क्या नाम हुआ कि वो एंटीविनम उस हॉस्पिटल के उसने बचा लिया। और कहीं जहरीला था तो अब मरने वाले हैं, अब मरेंगे ही, और अब मर गए तो बोलेंगे लाने में लेट कर दिया और सांप के जहर ने उसे मार दिया। तो इसलिए दोनों तरफ से वो हॉस्पिटल वाला बिल्कुल सेफ है। ये इसका बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये नरेशन बनाया हुआ है। इस नैरेटिव के चलते आपको कभी ये शक ही नहीं होगा कि वो एंटीविनम जो है वो उतना ही काम कर सकता है जितना कि आप किसी मंदिर में जाएंगे और वो जो पंडित है वो झाड़ फूक कर देगा, मंत्र फूक देगा कि आप तो पास हो जाओगे। आप पास हो गए तो वो मंत्र की वजह से है, राइट। और कहीं फेल हो गए तो आपने जाने में देरी कर दी, उसके लॉजिक से कुछ बनाया हुआ उस पंडित ने। तो बस जितना वो पंडित का भस्म या उसका मंत्र साइंटिफिक है, एंटीविनम भी उतना ही साइंटिफिक है, राइट। तो क्या नहीं करना है जानना जरूरी, क्योंकि वो एंटीबॉडी जो बोतल है, वो बोतल से जो बॉडी में जाएगा, याद रखिए घोड़े का एंटीबॉडी आपके बॉडी में डालने हो तो उसका भी अपना एडवर्स इफेक्ट है, वो भी आपके बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी है, और उसके अगेंस्ट भी आपके बॉडी को एक और एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। और कई बार बॉडी अगर नहीं बना पाए तो उससे भी डेथ हो सकती है। लेकिन अगर उससे डेथ होगी एंटीविनम से, तो डॉक्टर सेफली बोल सकते हैं तो सांप के डसने से मरा है और आप मान भी लेंगे। तो इसीलिए ये जानकारी होना जरूरी है कि भाई क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। जहां तो वो एंटीविनम किसी भी रीजन से, आप किसी भी वजह से आपको बचा नहीं सकती है, एट द सेम टाइम एंटीविनम ही आपके मरने का कारण बन सकता है। तो ये बात आपको समझना जरूरी है, उसके लिए मैंने कुछ एविडेंसेस आपको यहाँ पे रख दिए हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा खेल को जल्दी से आगे बढ़ा लेते हैं, समझ लेते हैं। अब रेबीज को समझते हैं थोड़ा सा। कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन क्या लगाना चाहिए, इसको थोड़ा समझते हैं। उसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। मान लो ये थोड़ा छोटा कुत्ता हो गया, ये कुत्ते ने मान लो आपको काट लिया, राइट, लेकिन कुत्ते के बॉडी में कोई रेबीज वायरस है ही नहीं, तो क्या आपको रेबीज की वैक्सीन की जरूरत है? आंसर इज नो, क्योंकि रेबीज के जो वैक्सीन है कोई दवा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, दैट इज नॉट ए मेडिसिन। इसके अंदर रेबीज के ही कीटाणु होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ताकि ये बॉडी में जाए और बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज भाई जब कुत्ते के अंदर ही रेबीज नहीं है तो इसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है ही नहीं। अब सेकंड कैटेगरी ले लेते हैं कि रेबीज, कुत्ते के बॉडी में रेबीज वायरस है और वो मुंह आपको काटा, तो क्या आपके बॉडी में रेबीज वायरस चला जाएगा? आप बोलेंगे हाँ। तो क्या अब रेबीज का वैक्सीन लेना चाहिए? यहाँ पे समझना होगा कि आपके बॉडी में रेबीज वायरस ऑलरेडी चला ही गया है, तो इस वैक्सीन की मदद से और रेबीज वायरस बॉडी में क्यों डाल रहे हैं? क्या इससे आपके रेबीज के एंटीबॉडी बनाने के बॉडी के चांस बढ़ जाएंगे? साइंटिफिकली नो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि वैक्सीन कोई दवा नहीं होती, वैक्सीन के अंदर वही वाला वायरस होता है जिस वायरस से आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन वो डेड फॉर्म में होता है। लेकिन जब जिंदा फॉर्म में कुत्ते ने आपके बॉडी में वायरस भेजी दिया है, अब बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, राइट। तो अब ये वैक्सीन का कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता कि आपके बॉडी में लगाया जाए। तो यानी कि आप किसी, ये जो लॉजिक मैंने बताया, किसी भी डॉक्टर से अगर पूछेंगे तो आप वो जवाब ना देके आप नाराज हो जाएंगे, बिकॉज कोई जवाब ही नहीं है, राइट। क्योंकि वायरस की जो साइंस, जो थ्योरी है कि वैक्सीन यानी कि इंजेक्शन के अंदर वो वायरस का एक छोटा अंश डाल देते हैं और वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जब वो वायरस इंजेक्शन के माध्यम बॉडी में जाएगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। एंटीबॉडी मतलब बॉडी का हथियार, ताकि अगर दोबारा से ये वायरस आए तो वो हथियार पहले से तैनात है, तैयार है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि भाई ऑलरेडी कुत्ते ने आपकी बॉडी में रेबीज का वायरस डाल ही दिया है, तो उसका डेड एंड्स और डालेंगे तो आपकी बॉडी की एबिलिटी एंटीबॉडी बनाने की और बढ़ेगी नहीं। एनीवे एंटीबॉडी से बॉडी को ही बनाना है, वो बाहर से आएगा नहीं, राइट। तो ये लॉजिक अगर समझेंगे तो जो पिछले कुछ दशक से खेल चल रहा है, कुत्ते के काटने से रेबीज वैक्सीन लगाना चाहिए, इसके पीछे आपको कोई साइंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेबीज का वायरस खतरनाक नहीं होता, उससे इंसान मर सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए जो वैक्सीन होता है वो वैक्सीन सिर्फ झाड़ फूक का काम तो कर सकता है, लेकिन वो बचाने में कोई रोल नहीं है। ये लॉजिक है। इफ़ यू गो बाय दिस लॉजिक, यही लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर टिटेनस के कॉन्टेक्स्ट में भी। एक कील अगर चुभ जाए, अगर आपको चुभ जाए तो उस कील में मान लो टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है उसके अगर कीटाणु उसमें है ही नहीं, तो क्या आपको टिटेनस के वैक्सीन की जरूरत है? आंसर इज नो। लेकिन मान लो वो टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसके अंदर है और अब ये चुभ जाए, तो आपके बॉडी में टिटेनी वाला बैक्टीरिया ऑलरेडी पहुंच गया है और बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है। अब इंजेक्शन के माध्यम से डेड टिटनी और दोबारा बॉडी में भेजने से कोई एडिशनल बेनिफिट होगा क्या? किसी भी तरह से नहीं होगा। पहली बात तो आपको ये पता ही नहीं कि वो टिटनी का बैक्टीरिया बॉडी में गया कि नहीं गया, और अगर गया नहीं तो क्यों आप लगा रहे हैं, और चला ही गया तो दोबारा क्यों भेज रहे हैं? तो कोई लॉजिक नहीं है।
तो जो मैंने आपको बोला इसकी थोड़ी पड़ताल कीजिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, आसपास पूछिए, कोई अगर आपको साइंटिफिक आंसर मिले या आपको सर्टिफाई करता हुआ आंसर मिले तो मुझ तक भेजिए, ताकि अगले में मैं उसको चर्चा कर सकूं। काफ़ी समय हो चुका है, तो इसको यहीं पे ब्रीफ करते हुए आगे कुछ हम इनको नेक्स्ट उसमें लेंगे। सिर्फ कंक्लूड करता हूं मैं अभी आज के लिए। कंक्लूजन ये कि आज अभी इतना समझे आप कि पहली बात तो ये जो पॉइंट टू बी नोटेड कि साल में एक बार हम सबको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता ही है, और जब भी कभी होगा तो 3 स्टेप फ्लू डाइट जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर देंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। नहीं भी होगा तो नहीं भी कुछ अप्लाई करेंगे तब भी हम ठीक हो सकते हैं, 7-8 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता है। दूसरी चीज जो आपको आज के कंक्लूजन में कि आर्टिफिशियली आपको फ्लू लाइक सिम्टम बॉडी में क्रिएट किया जा सकता है एफरेंट मिसमैच एंड हाइपरकैप्निया से। एफरेंट मिसमैच मैंने आपको समझाया था, हाइपरकैप्निया मैंने समझाया था। मास्क भी लगा दो, टेलीविजन में डराने वाले विजुअल्स दिखा दो, तो ये दोनों कंडीशन जब साथ साथ होंगे तो आपके बॉडी में फ्लू वाले सिम्टम आने लगेंगे, और यही कारण है कि उस वक्त आपने देखा कि बहुत लोगों को फ्लू वाले सिम्टम आ रहे हैं, वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है। तीसरी चीज जो हमने समझी आज, रेबीज वैक्सीन हो, टिटनेस वैक्सीन हो, एंटी विनोम है, पोलियो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, हालांकि इसके अपने हार्म है, उससे भी मौत हो सकती है। और इसमें आपने आज ये समझा कि कोविड का टेस्ट हो, मंकी पॉक्स का टेस्ट हो, HIV एड्स का टेस्ट हो, ये पूरी तरह से फ्रॉड है, कोई साइंस एग्जिस्ट नहीं करता। और फाइनली आपने समझा कि HIV एड्स कोई नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी को ही एक टेस्ट के माध्यम से नया नाम दे दिया गया। तो ये तो आज आपने कंक्लूड किया, और क्या सीखना बाकी रह गया है वो क्वेश्चन रिमेन। व्हाट टू डू इन केस टिटनेस अगर हो गया है, डॉग बाइट कर दिया, स्नेक बाइट किया तो क्या करें, अगले में जानेंगे। व्हाट टू डू इन केस ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया तो करना क्या है, आगे हम जानेंगे। व्हाट टू डू इन केस ऑफ वायरल डिजीज, डेंगू हो गया, H1N1 हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, निपा हो गया, चिकनगुनिया हो गया, अब क्या करें हम, राइट, ये आगे हम जानेंगे। व्हाट अबाउट ऑल द रिमेनिंग वैक्सीन एंड देयर इफेक्टिवनेस, बाकी सारी वैक्सीन भी खराब होती हैं कि ठीक नहीं होती हैं, क्या नुकसानदेह है या नहीं है, ये इसका जवाब हम आगे जानेंगे। व्हाट अबाउट डिजीज एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी कुछ दिन पहले तक अखबार में आ रहा है, बीच में अभी भी आता है, डिजीज एक्स, उसकी क्या तैयारी की जाए, वो क्या है, ये हम जानेंगे। और इसके अलावा व्हाट अबाउट द एंटीबायोटिक, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल एंड नॉन स्टेरॉइड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो सारी दवाइयां इन्फेक्शियस डिजीज के लिए होती हैं वो दवाइयां लेनी चाहिए नहीं, उसकी क्या एफिकेसी है, उसके क्या एविडेंसेस हैं, ये हम जानेंगे। तो इसके अलावा एक और बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में हो सकता है कि वो सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, उसमें इतने लोग मर रहे थे तो वो कैसे मर रहे थे, ये सवाल का जवाब भी जानेंगे अगली बार। लेकिन एक बड़ा सवाल और है दिमाग में, हो सकता है द बिगर क्वेश्चन वो ये कि ये सारा खेल करने का बेसिक मकसद कौन लोग कर रहे हैं, क्या मकसद है, राइट। तो ये खेल का बड़ा मकसद का एक छोटा सा क्लू मैं देके छोड़ता हूँ आज, और छोटा सा क्लू ये है, उसके लिए आप पढ़िए ऑक्सफैम इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप शॉकिंग चीज़ पाएंगे। जिस दौरान आप घर में बंद थे, लॉकडाउन, ये वो टाइम था जब देश में 24% लोग 3,000 रुपये से भी कम कमाने लगे, और देश में कुछ लोग जैसे अंबानी हर 1 घंटे का 90 करोड़ कमाने लगे। तो ये कैसे हो गया कि कुछ लोगों की कमाई बिल्कुल 24% की बिल्कुल खत्म हो गई, और कुछ लोग हर घंटे 90 करोड़ कमाने लगे, ऐसा क्या उन्होंने करने लगे जो होने लगा। इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक शिफ्ट। ये इकोनॉमिक शिफ्ट का खेल आपको समझना ही होगा, क्योंकि मामला है आपके लाइफ एंड डेथ का, मामला है आपके जान और आपके माल का भी। तो खैर यहाँ इसको मैं यहीं पे पॉज देता हूँ। आज का जो रिमेनिंग इन्फेक्शियस डिजीज की क्लास है, अगली क्लास में हम समझेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।